हाँ, एक
कर लें शुरू। वालो तो एक बात सुनो, प्री वन वाले तो घर जाओ, है ना। मैं प्री टू वालों को पढ़ाऊंगा सभ्यताएं। सभ्यताएं आपकी पढ़ी हुई है? जिनका सभ्यता वाला टॉपिक ना पढ़ाओ, किसी का लेट एडमिशन हुआ हो तो वो भी रुक जाए। तो आहड़ कालीबंगा ये जो सभ्यताएं है, ये यदि नहीं पढ़ी है, क्योंकि ये आपके प्री वालों के वन वालों के ये टॉपिक बचे हुए हैं केवल, है ना। इनमें समझने लायक कुछ ही नहीं। ये मैं नोट्स देके पढ़ाऊंगा। एक क्लास की मार है, 6 घंटे की एक क्लास में अपने नोट्स देके याद ही कर लेंगे चीजें, पढ़ लेंगे चीजें। सभ्यता वाला टॉपिक ऐसा है कि मैं प्री टू वालों को यदि नोट्स दे दूंगा तो आपसे याद नहीं होगा, तो मैं चाहता हूं मैं लिखवा दूं ताकि आप चीजें याद कर लें। फिर अपने दोनों बराबर आ जाएंगे तो एक क्लास एक साथ लेके बाद में कर लें, ठीक है। तो जिनको पढ़ना हो वो बैठ जाए, नहीं पढ़ना हो वो कर जाए। हाँ हाँ, जाओ जाओ फटाफट जाओ जल्दी से, इधर मुड़ के नहीं देखना वापस। है क्या जाए? हाँ। और प्री टू वाले थोड़े आगे आ जाओ रे, अब पीछे मत बैठे रहना। हाँ, समोसे तुम्हारे भाग में थे, आधे घंटे लेट आते तो तुम पहले पहले चले जाते। मैं इसीलिए वेट कर रहा था कि भाई तुम्हें मिल जाए। तेरे पड़े हुए ना, तुम प्री वन में थी ना। हाँ, क्या बता, तुम अलग अलग बेच में डोलती फिरती रहती है, कहीं दिख जाती है मेरे को। कौन सी? नहीं ली? तुम वहां उस बेच में ले रही थी ना। हाँ ठीक, यहाँ ले लो। अरे बैठ जा, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ। बैठे रहे, बैठे रहे, बैठे रहे। अरे लो, तुम टावरों की ठीक है आजकल। मनाओ मनाओ भाई, इसको मनाओ, राजी करो इसको। एक समोसा और ला के दो इसको। मत भाई, ये भाई किसी ने पढ़ रखी है तो वापस क्यों पढ़ना है अपनी चीजें। कर लें शुरू? लिख ला, लिख। आल तुम्हें रोना धोना नहीं करना। एक बंदा है कार्लाइल, क्या नाम है? राजस्थान में पुरातत्व, पुरातत्व समझते हो? आर्कियोलॉजी। पुरानी जो भी चीजें होती है इनको क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजी। इसका जनक यदि किसी को माना जाता है तो किसको माना जाता है? कार्लाइल। लिखो, कार्लाइल को राजस्थान में पुरातत्व का जनक कहा जाता है। कार्लाइल इज कॉल्ड एज फादर ऑफ आर्कियोलॉजी इन राजस्थान। कार्लाइल को, अरे बातें मत करो रे, नहीं पढ़ना चुपचाप बाहर चले जाओ। कार्लाइल को राजस्थान में पुरातत्व का जनक कहा जाता है। कार्लाइल इज नोन एज फादर ऑफ आर्कियोलॉजी इन राजस्थान। कार्लाइल को राजस्थान में पुरातत्व का जनक कहा जाता है। कार्लाइल इज नोन एज फादर ऑफ आर्कियोलॉजी इन राजस्थान। तो राजस्थान में पुरातत्व का काम शुरू करने वाला बंदा कौन था? कार्लाइल। सबसे पुरानी चीजें अपने को कौन से काल में मिलेगी? पाषाण काल। तो हेडिंग डाल लो, पाषाण काल। पाषाण काल, स्टोन एज।
पाषाण काल, स्टोन एज। एक बंदा हुआ C.A. हैकेट, क्या नाम बंदे का? C.A. हैकेट को दो जगह से अपने, ये तो जयपुर और एक जगह का नाम है इंद्रगढ़। कौन कौन सी दो जगह? यहां से पत्थर की कुल्हाड़ी मिली। क्या मिली? पत्थर की कुल्हाड़ी। ऐसी कुल्हाड़ी जो हाथ में पकड़ के चलाई जा सके, उनको बोलते हैं हस्त कुठार। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में कहते हैं हैंड एक्स। क्या बोलते हैं? हैंड एक्स से नाम से पता, एक्स मतलब कुल्हाड़ी, हस्त हैंड मतलब हाथ, हाथ में पकड़ी जाने वाली कुल्हाड़ी कैसी होगी? हैंड एक्स। किसकी बनी हुई पर वो? पत्थर की। किसको मिली? C.A. हैकेट को। कहां कहां से? इंद्रगढ़ बूंदी में जगह पड़ती है। इंद्रगढ़ कहां पे? बूंदी। लिखो 1870 ईस्वी में, इन 1870 एडी, 1870 ईस्वी में, इन 1870 एडी, C.A. हैकेट को, C.A. हैकेट को जयपुर तथा इंद्रगढ़ से हस्तकुठार प्राप्त हुई थी। कलेक्टेड हैंड एक्स फ्रॉम जयपुर एंड इंद्रगढ़, इंद्रगढ़ बूंदी में ना, जयपुर तथा इंद्रगढ़ से हस्तकुठार प्राप्त हुई थी। कलेक्टेड हैंड एक्स फ्रॉम जयपुर एंड इंद्रगढ़, जयपुर तथा इंद्रगढ़ से हस्तकुठार प्राप्त हुई थी। कलेक्टेड हैंड एक्स फ्रॉम जयपुर एंड इंद्रगढ़। ये इसके स्टार लगाना, आरपीसी ने पिछले 2-3 एग्जाम में तो हर में ही पूछ रखा है ये। हैंड एक्स प्राप्त हुई थी। फिर एक बंदा था सेटनकार। कौन बंदा था? सेटनकार को ऐसी कुछ चीजें मिलती है झालावाड़ से। कहां से मिलती है? झालावाड़। फिर एक बंदा था बी आलचीन। क्या नाम था? और बी आलचीन को ऐसी कुछ वस्तुएं मिलती है जालोर से। कहां से मिलती है? लिख लो। सेटनकार को ऐसी वस्तुएं झालावाड़ से प्राप्त हुई। सेटनकार कलेक्टेड सच थिंग्स फ्रॉम झालावाड़। सेटनकार को ऐसी वस्तुएं झालावाड़ से प्राप्त हुई। सेटनकार कलेक्टेड सच थिंग्स फ्रॉम झालावाड़। सेटनकार को ऐसी वस्तुएं झालावाड़ से प्राप्त हुई। सेटनकार कलेक्टेड सच थिंग्स फ्रॉम झालावाड़। तथा बी आलचीन को ऐसी वस्तुएं जालोर से प्राप्त हुई। एंड बी आलचीन फाउंड सच थिंग्स फ्रॉम जालोर। तथा बी आलचीन को ऐसी वस्तुएं जालोर से प्राप्त हुई। एंड बी आलचीन फाउंड सच थिंग्स फ्रॉम जालोर। बी आलचीन को ऐसी वस्तुएं कहां से मिली? चल, तो C.A. हैकेट को कहां कहां से मिलती है हस्तकुठार? जयपुर और इंद्रगढ़। सेटनकार को कहां से मिलती है? झालावाड़। और बी आलचीन को कहां से मिलती है? अब पाषाण काल के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे? लिख लो। केंद्र, सेंटर। पहला लिख लो बागोर। देखो बागोर, भीलवाड़ा में एक जगह है बागोर। कोठारी नदी निकलती है पास से। कौन सी नदी निकलती है? लिख लो। यह कोठारी नदी के किनारे स्थित है। इट इज लोकेटेड नियर रिवर कोठारी। यह कोठारी नदी के किनारे स्थित है। इट इज लोकेटेड नियर रिवर कोठारी। पुरानी जगह की खुदाई करनी पड़ती है। खुदाई के लिए हिस्ट्री में एक शब्द होता है उत्खनन। क्या होता है? और जो उत्खनन करता है उसको बोलते हैं उत्खनन करता। क्या बोलते हैं? एक्सकेवेटर। लिखो उत्खनन करता, एक्सकेवेटर। बंदे का नाम लिखो वीरेंद्र नाथ मिश्र। वीरेंद्र नाथ मिश्र। कौन उत्खनन करता? कौन है? क्या क्या मिला? लिखो साक्ष्य, एविडेंसेस। साक्ष्य लिखो, एविडेंसेस, कि क्या क्या प्राप्त हुआ उसे यहां से। कौन से काल का सेंटर है? पाषाण काल। तो पत्थर के छोटे छोटे उपकरण मिले। लिखो लघु पाषाण उपकरण। एक नंबर लगा के लिखो लघु पाषाण उपकरण। इंग्लिश में लिखना माइक्रोलिथ। लघु पाषाण उपकरण, माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ। फिर पशुओं को पालना शुरू कर दिया मनुष्य ने, तो पशुपालन के एविडेंस मिलते। लिखो पशुपालन। इंग्लिश में लिखना डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स।
डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, पशुपालन। कृषि के एविडेंस मिलते, लिख लो एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, एग्रीकल्चर, कृषि। लंबे टाइम तक सभ्यता चलती रही तो तांबे के लोग भी यहाँ पे रहने लग गए थे, तो तांबे की सुई मिलती है, इसमें छेद निकला अभी, चलिए तांबे की छेद वाली सुई, कॉपर नीडल विद होल, तांबे की छेद वाली सुई, कॉपर नीडल विद होल, तांबे की छेद वाली सुई। कौन कौन सी चीजें नाम बताओ देखिए दोबारा मेरे को। लघु पाषाण उपकरण, पशुपालन, कृषि, तांबे की छेद वाली सुई। किसको मिली? वीरेंद्रनाथ मिश्र को। कहां से मिली? बागोर। बागोर में एग्जैक्टली जिस जगह का उत्खनन, बागोर एक लंबा गांव है, ये बागोर एक गांव है ना, तो पुराने टाइम के लोग यहाँ रहते होंगे, फिर धीरे धीरे गांव फैल गया होगा, तो अब वहां वाले लोग तो सबसे नए हैं, वहां से तो कुछ मिलने से आप कहां से मिलेगा? यहाँ से। वो जगह जहां से उत्खनन किया गया उस जगह का नाम है महासतिया। क्या नाम है? तो कोई पूछे भाई बागोर में कौन से स्थान का उत्खनन किया गया था, तो कौन से स्थान का? नीचे अलग से एक लाइन में लिखो और बॉक्स में बंद कर लेना, लिखना बागोर में ये यहाँ पर महासतिया नामक स्थान का उत्खनन किया गया था। प्लेस नेम्ड महासतिया वाज एक्सकेवेटेड हियर। यहाँ पर महासतिया नामक स्थान का उत्खनन किया गया था। प्लेस नेम्ड महासतिया वाज एक्सकेवेटेड हियर। यहाँ पर महासतिया नामक स्थान का उत्खनन किया गया था। प्लेस नेम्ड महासतिया वाज एक्सकेवेटेड हियर। 2 नंबर सेंटर लिखो, तिलवाड़ा। तिलवाड़ा, अब तो ये आजकल नया डिस्ट्रिक्ट बन गया इधर, बालोतरा आपका। तिलवाड़ा आपने मेला पढ़ते ना, मल्लीनाथ जी का पशु मेला, तिलवाड़ा, बालोतरा वाला जो इलाका है। लिख लेना, बालोतरा लिख लेना, बोले लिखो। यह लूनी नदी के किनारे स्थित है। इट इज लोकेटेड नियर रिवर लूनी। यह लूनी नदी के किनारे स्थित है। इट इज लोकेटेड नियर रिवर लूनी। यह लूनी नदी के किनारे स्थित है। इट इज लोकेटेड नियर रिवर लूनी। उत्खनन करता सेम ऊपर वाला बंदा लिखो, वीरेंद्रनाथ मिश्र। उत्खनन करता एक्सकेवेटर, वीरेंद्रनाथ मिश्र। तो वीरेंद्रनाथ मिश्र ने कहां कहां का उत्खनन किया बताओ देखिए। बागोर और तिलवाड़ा लिखो, साक्ष्य लिखो। देखो लघु पाषाण उपकरण, वही पाषाण काल का, तो लघु पाषाण उपकरण मिल नहीं है, माइक्रोलिथ, लघु पाषाण उपकरण, माइक्रोलिथ। अगला लिख लो पशुपालन, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, पशुपालन, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। पशुओं को डोमेस्टिक बना लिया था ना। अग्निकुंड, अगला लिखो अग्निकुंड। यहाँ पे अग्निकुंड मिलते हैं। अग्निकुंड का मतलब है यहाँ के लोग यज्ञ करते हैं। क्या करते हैं? फायर अल्टार्स। अग्निकुंड, तो क्या क्या चीजें नाम बताओ मेरे को दोबारा। लघु पाषाण उपकरण, पशुपालन और अग्निकुंड। इन दोनों जगह का उत्खनन किसने किया? किस किस का उत्खनन किया? कहां कहां का उत्खनन किया? तो वीरेंद्रनाथ मिश्र ने एक बुक लिखी थी बागोर और तिलवाड़ा पर। मैं देखो एक बार मैं लिखता हूँ, फिर अपने पढ़ेंगे। क्या नाम है बुक का, बोलो देखिए, बोलो। बागोर एंड तिलवाड़ा, लेट मेजोलिथिक कल्चर्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। बोलो देखिए दोबारा, बोलो क्या है? बागोर एंड तिलवाड़ा, लेट मेजोलिथिक कल्चर्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। एक बार लिख लो, फिर मैं समझाता हूँ। लिखो वीरेंद्रनाथ मिश्र की पुस्तक, यही लिख लो, इस बार याद हो जाएगा। वीरेंद्रनाथ मिश्र की पुस्तक, बुक ऑफ वीरेंद्रनाथ मिश्र। क्या नाम बुक का बताओ देखिए। बागोर एंड तिलवाड़ा, लेट मेजोलिथिक कल्चर्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। क्या नाम बुक का बताओ देखिए। बागोर एंड तिलवाड़ा, लेट मेजोलिथिक कल्चर्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट।
देखो एक तो इस माने याद हो जाएगा कि वीरेंद्रनाथ मिश्र ने कहां कहां का उत्खनन किया था, बागोर और तिलवट। फिर मैं इस पे ध्यान दिलाना चाहता हूँ आपको, देखो इसमें शब्द लिखा हुआ है मिजोलिथिक। क्या लिखा हुआ है? मिजोलिथिक का मतलब होता है मध्य पाषाण काल। क्या मतलब होता है भाई? पाषाण काल के तीन टुकड़े हो जाते हैं, एक होता है पूरा पाषाण काल, एक होता है मध्य पाषाण काल, एक होता है नव पाषाण काल। पैलियोलिथिक, मिजोलिथिक, नियोलिथिक। तो अब अपने से कभी कोई अपनी किस्मत ही फूटे, कोई पूछ ले कि ये पाषाण काल में भी कौन से पाषाण काल की है, तो किताब के नाम से अपने को पता है मध्य पाषाण काल किसकी है। तो बुक का नाम ही बता दो क्या है, लेट मिजोलिथिक कल्चर्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। लेट का मतलब है मध्य पाषाण काल में भी लेट है, मध्य पाषाण काल में भी शुरुआत के मध्य पाषाण काल की नहीं है, बाद के मध्य पाषाण काल की। याद रह जाए किताब का नाम, बोलो देख क्या नाम है। बागोर एंड तिलवाड़ा, लेट मेजोलिथिक कल्चर्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट। फिर अगले कुछ सेंटर के मैं नाम नाम लिख रहा हूं, उतार लो फिर अपने बात कर लेंगे। अगले पे कोई बातें नहीं है अपने पास, केवल नाम ही है। कौन कौन से सेंटर नाम बोलो देखिए, पचपदरा, बूढ़ा पुष्कर, जायल, डीडवाना, सोच। पचपदरा तो ये आपके वहीं बालोतरा के पास में, लिख लो बालोतरा, लिखो डिस्ट्रिक्ट लिख लो, वरना कोई जरूरत नहीं, कोई नहीं पूछते डिस्ट्रिक्ट। बूढ़ा पुष्कर अजमेर, पुष्कर अजमेर में, तो बूढ़ा पुष्कर भी कहां पर, अजमेर। जायल नागौर में, डीडवाना आप डिस्ट्रिक्ट हो ही गया आपका अलग से। सोजत और धनेरी दोनों पाली में ना। क्वेश्चन आपके ऐसे पूछेंगे, देखो मैं बताऊं, क्वेश्चन ये आएगा इनमें से कौन सा केंद्र पाषाण काल का नहीं है। सोजत, धनेरी, डीडवाना, कालीबंगा। कालीबंगा का नहीं, ये अपने को पता चली जाएगा। तो दो तो बड़े सेंटर अपने बागोर और तिलवड़, बाकी के नाम नाम याद कर ले। अगला लिखो ताम्र पाषाण काल। पाषाण काल हो गया, अगला कौन सा है? चैल्कोलिथिक एरा। ताम्र पाषाण काल, चैल्कोलिथिक एरा। इस काल की जो सभ्यता है ना, वो बनास नदी के पास में है। कौन सी नदी के पास में? इसलिए उसको या तो क्या बोलते हैं, बनास सभ्यता। उसका मुख्य केंद्र है वो है आहड़। कौन सा है? इसलिए क्या बोलते हैं, आहड़ सभ्यता। तो हेडिंग डाल लो, बनास सभ्यता है, आहड़ सभ्यता। बनास सिविलाइजेशन या आहड़ सिविलाइजेशन? बनास सभ्यता है, आहड़ सभ्यता। क्या नाम है इसका? बनास सभ्यता या आहड़, आहड़ सभ्यता। अब केंद्र लिख लेते हैं, लिख लो केंद्र। आपने खुद ही कह रहे हैं मुख्य केंद्र कौन सा है, आहड़, तो लिख लो आहड़। उदयपुर के एकदम पास में ही जगह है आहड़, तो लिख लेना क्वेश्चन में उदयपुर। केंद्र लिखो, सेंटर, पहला सेंटर लिखो आहड़। विजय सियाग सर ने एक नदी बताई होगी आयड, जो बाद में अपना नाम बदल के हो जाती है बेड़च। लिख लो, यह आयड या बेड़च नदी के किनारे स्थित है। इट इज लोकेटेड नियर आयड और बेड़च। यह आयड या बेड़च नदी के किनारे स्थित है। इट इज लोकेटेड नियर रिवर आयड और बेड़च। कौन सी नदी किनारे स्थित है? आयड। प्राचीन नाम लिखो, आहड़ के प्राचीन नाम क्या थे, एंशियंट नेम? आघाटपुर। क्या नाम था? तो कोई पूछे पूछे आघाटपुर किसका पुराना नाम था, तो किसका पुराना नाम था? या इसका नाम मिलता है अपने को आठपुर। क्या क्या पुराने नाम मिलते हैं बताओ देखिए, आघाटपुर या आठपुर।
स्थानीय नाम इसका धूलकोट, स्टार लगा के ये लिखना, ये काम की चीज है। देखो लोकल नेम, स्थानीय नाम। स्थानीय नाम क्या है? धूलकोट। आहड़ के पुराने नाम क्या क्या थे? आघाटपुर या आठपुर। स्थानीय नाम क्या है? धूल। वो लिखो इसके, उत्खनन करता। अक्षय कीर्ति व्यास। रतन चंद्र अग्रवाल। हंसमुख धीरज सांकलिया। कौन कौन है बताओ देखे? अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल और हंसमुख धीरज। सबसे लंबा उत्खनन यदि किसी के टाइम में हुआ था तो वो बंदे थे हंसमुख धीरज सांकलिया। सबसे लंबा उत्खनन लिख लेना। सबसे लंबा उत्खनन, लॉन्गेस्ट एक्सकेवेशन, सबसे लंबा किसके टाइम में किया गया था? हंसमुख धीरज सांकलिया। सबसे पहले किसके टाइम में हुआ? अक्षय कीर्ति व्यास, उसके बाद में रतन चंद्र अग्रवाल, और फिर सबसे लास्ट में करके किसने छोड़ा आपके? हंसमुख धीरज सांकलिया। अच्छा, हम आहड़ जब खोदते हैं तो पता चलता आहड़ एक व्यापारिक केंद्र था। कैसा केंद्र था? लिख लो, आहड़ एक व्यापारिक केंद्र था। आहड़ वो जो ट्रेड सेंटर, आहड़ एक व्यापारिक केंद्र था। आहड़ वो जो ट्रेड सेंटर, आहड़ एक व्यापारिक केंद्र था। आहड़ वो जो ट्रेड सेंटर, अपने क्या पता ट्रेड सेंटर था? हमें यहाँ से बाट मिले। क्या मिले? बाट, सामान तोलने के बाट होते हैं। लिख लो कोष्टक में बाट, इस लाइन के कोष्टक में लिख लो बाट, वेट। आहड़ से ऐसी क्या चीज मिलती है कि आप बता सकते हो कि व्यापारिक केंद्र है? तो क्या मिलते हैं? बाट। और क्या क्या एविडेंस है? लिखो साक्ष्य, एविडेंसेस। कौन से काल का है बताओ देखे? ताम्र पाषाण काल का। तो क्या मिलना चाहिए? तांबा। तो लिखो तांबे की भट्टियां, कॉपर फर्नेसेस, कॉपर फर्नेसेस, तांबे की भट्टियां। और इतनी ज्यादा वो तांबा मेल्ट करने की जगह थी यहाँ पे कि आहड़ का नाम ही पड़ गया था ताम्रवती नगरी। क्या कहते थे? लिख लो, आहड़ को ताम्रवती नगरी कहा जाता है। आहड़ इज नोन एज कॉपर सिटी। इसी के आगे लिखना, आहड़ को ताम्रवती नगरी कहा जाता है। आहड़ इज कॉल्ड एज कॉपर सिटी। क्या कहा जाता है इसको? ताम्रवती। अच्छा, पुरानी सभ्यताओं में सब में बर्तन मिलते हैं, बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। मिट्टी के बर्तनों को बोलते हैं मृद भांड। क्या बोलते हैं? और मृद का मतलब मिट्टी, भांडे, भांडे बर्तन बोलते हैं, बर्तन भांडे अपने। वो मिले अपने को काले व लाल रंग के। किस किस रंग के? लिख लो, काले व लाल मृद भांड, ब्लैक एंड रेड अर्दनवेयर्स। काले व लाल मृद भांड। ये जो काले और लाल मृद भांड मिले हैं ना, इनको वहां की भाषा में लोग बोलते हैं गोरे या कोट। क्या बोलते हैं? तो इनके आगे तीर लगा के लिख लो गोरे या कोट। किनको लोग कहते हैं क्या है? आपने जो इनको मृद भांड कह दिया, लोग क्या कहते हैं इनको? गोरे या कोट। ये बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन है सामान रखने के लिए, उनको लोकल भाषा के अंदर क्या बोलते थे? गोरे या कोट। किस रंग के थे वो? काले। फिर है ना, यहाँ से ऐसे, जैसे ये मेरी प्लेन साइट है, अब मान लो इस पे मेरे को फूल पत्तियां बनाना, तो कोई ऐसा ठप्पा लेना पड़ेगा। फूल का ठप्पा बना दिया, पत्ती का ठप्पा बना, ऐसे ठप्पे मिले लकड़ी के, तो रंगाई छपाई क्या करते होंगे ये लोग? देखो, रंगाई छपाई उद्योग, पेंटिंग एंड डाइंग इंडस्ट्री। रंगाई छपाई उद्योग, पेंटिंग एंड डाइंग इंडस्ट्री। कौन से उद्योग के साक्ष्य मिलते हैं? रंगाई छपाई। कैसे मृद भांड मिले हैं? काले व लाल। उनको क्या कहा गया? गोरे और कोट। कैसी भटिया मिली है? तांबे की, इसलिए नाम क्या है? अच्छा, अब व्यापारी के अंदर था तो व्यापार किसके साथ करते? तो अफगानिस्तान के साथ। तो अफगानिस्तान में एक नीले रंग का पत्थर होता है। किस रंग का पत्थर होता है? उसको बोलते हैं लाजवर्द। क्या बोलते हैं?
इंग्लिश में कहते हैं लेपिस लाचुली, क्या बोलते हैं? तो हमें यहाँ से लाजवर्द मिला है। अब लाजवर्द दुनिया में होता ही कहाँ पर है? अफगानिस्तान। पर वो आहड़ में मिला है, इसका मतलब आहड़ के लोगों से उनका क्या होता है? व्यापार। देख लो, लाजवर्द, लेपिस लाजुली, कोष्टक में लिख लेना अफगानिस्तान। ये क्वेश्चन पूछा हुआ एक बार कि आहड़ से मिली हुई कौन सी वस्तु से आप बता सकते हो कि उसका विदेशी व्यापार हुआ करता था? तो कौन सी वस्तु है? लाजवर्द। लिख ले। सॉरी, मैं उठक बैठक करूं? तुम ठीक बच्चे हो आजकल के, हैं? ऐसा मैंने कुछ तेरे को कहा भी नहीं। मैंने तेरे से इतना पूछा कि तू ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, अब इस पे तेरे को रोना है तो इस पे क्या किया जा सकता है? पर लिख जाना कहीं नहीं, यहीं बैठ के लिख अपने। तो क्यों जाना है जब पढ़ाई करनी है तो? अरे शांत रहो ले। कैसे तुम वापस मेरे को गालियां निकालो, और तो क्या कर सकते हैं भाई? ये यही किया जा सकता है कि मैंने तेरे को ये कह दिया तेरा टॉपिक पढ़ा हुआ है, तेरा मानना है कि नहीं पढ़ा हुआ है, और तो क्या किया जा सकता है इसमें? एक एक बर्तन मिला है पानी का जिसके दोनों साइड में हैंडल नहीं लगे हुए। लिखो, बिना हत्थे का जल पात्र। लिखो, बिना हत्थे का जल पात्र। अरे क्या हुआ? हम्म? क्या घेवर? घेवर मिले नहीं थे क्या एक दिन आप? हैं? हैं? आपके बेच नहीं खिलाए थे? हैं? हैं? हाँ, देखो, जो सोवत है सो खोवत है, सो जागत है सो पाओ। कब? अभी रक्षाबंधन के आसपास मिले होंगे घेवर आपको। हैं? हैं? तीज वाले दिन, हाँ तीज वाले दिन, हाँ। अरे तो वो तो घेवर वाला तो बड़ा ही शानदार ही हुआ। तो वो क्या, रक्षाबंधन से ठीक एक दिन पहले मैं PCM 5 की क्लास ले रहा था। तो मैंने PCM 5 वालों को कहा कि कल रक्षाबंधन को भी मैं तुम्हारी क्लास लूंगा। और मैंने कहा वैसे भी 30 तारीख को रक्षाबंधन शाम को है, दिन में भद्रा थी, तो मैं दिन में तो कोई राखी बांधेगा नहीं, शाम को बांधोगे, तो तुम आ जाना क्लास में। तो उन्होंने कहा ठीक है सर आ जाएंगे, पर हमें सर है ना मिठाई खिलाओगे। क्या मिठाई खिलाए? तो उन्होंने कहा कि सर हमें घेवर खिलाएं। मैं ठीक है। तो मैंने नवीन जी को कहा कि नवीन जी PCM 5 में कल क्लास लगानी है और उसमें घेवर खिलाना। तो उन्होंने कहा मैं तो छुट्टी बोल के आ गया, मैं शाम को कह रहा था। तो मैं कहा, यार लगा लेते क्लास। तो उन्होंने कहा सर कल रक्षाबंधन है, पूरा स्टाफ छुट्टी पे जाएगा, अब आपके चक्कर में पूरे स्टाफ को आना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, छुट्टी होगी तब होगी क्या। अब मैं 31 तारीख को क्लास में, सुबह सुबह 7 से 9 क्लास। उन बच्चों ने वापस मेरे तरफ सर घेवर। तो मैं गया, यार कल वो तुम्हारा कैंसिल हो गया, और आज मैं देखता हूँ यदि आज व्यवस्था हो जाए तो आज करवाता हूँ, वरना कल पक्का पक्का खिला दूंगा। मैं ठीक है। मैंने नवीन जी को फोन किया, नवीन जी आज, उनका आज अब हाथों हाथ घेवर नहीं बन सकते, अब तो अपने कल ही खिलाएंगे। ठीक है। तो मैंने नवीन जी को कहा भाई कल वो पक्का ध्यान रखना। तो उन्होंने कहा सर कल है ना, मैंने आपकी 7 बैच में एक साथ क्लास लगा दी, PCM 5, PCM 6, PCM 7, PCM 8 और F5 से F1 से F5, 9 बैच एक साथ है सर। उनमें सर एक नहीं था, PCM 6 नहीं था सर, 8 बैच एक साथ थे। तो सर वो 8 बैच के लिए घेवर, तो मगर अब PCM 5 को मेरा बोला हुआ, तो एक साथ ही मंगानी पड़ेगी, क्या इलाज है? तो एक साथ मंगाई सबकी। वहां उस बेस में क्लास को एक टॉपिक सबका एक साथ बाकी था, तो मैं यार साथ में हो जाएगा मेरी, ठीक रहेगा। तो उस बेस में मैं क्लास लेने के लिए गया। तो नवीन जी ने, मैंने कहा सर सीटिंग क्या है? तो उन्होंने कहा सर सीटिंग पूरी है, बच्चे तो खूब आगे, लेकिन हमने बिठा लिए इनको, थोड़े बहुत बच्चे हैं जो थोड़ा सा बाहर भी बैठ जाएंगे, इनका सुना हुआ तो आपकी क्लास ले लेंगे। तो मैं ठीक है कोई नहीं। पर कहा कि सर एक दिक्कत है। मैं क्या कि इसमें PCM 5 नहीं है। क्यों नहीं है PCM 5? तो ये PCM 5 में 300 बच्चे एक्स्ट्रा बैठे हैं, वो ज्यादा है, वो इसमें आ नहीं सकते, तो उनकी तब हम छुट्टी करेंगे। 11 बजे है मेरी, वो 11 से 3 की क्लास लगे, तो उनकी तो हम छुट्टी करेंगे। ठीक है। तो अब PCM 5 चला गया, बाकी 1800 को घेवर मिले। जिनको मिलने नहीं चाहिए थे उनको मिले। अब मैं नवीन जी का भाई PCM 5 को कल पक्के पक्के खिलाना, वरना उन बच्चों का यार मैं मुंह क्या दिखाऊंगा यार क्लास में जाके। तो नवीन जी ने कहा ठीक है। अब नवीन जी मेरे को शाम को फोन करते हैं कि सर कल PCM 5 और PCM 6 की एक साथ क्लास है। तो खिलाना है कि नहीं खिलाना है? मैं यार खिला दो यार। तो क्या भाई PCM 6 वाले और एक्स्ट्रा स्टूडेंट हो जाएंगे, और हो जाएंगे, तब आ जाएंगे और क्या। अब उन्होंने PCM 5 PCM 6 का अंदाजा लगाया, भाई अपने पास स्टूडेंट आ जाएंगे मान लो 600, और उस बैच में 400। तो उन्होंने मेरे को वापस फोन किया कि सर इतने बच गए। तो मैं, बच्चे वगैरह सर वापस दे दें? वापस क्यों दे दो यार, कोई बैच बेटा उसको खिला दो। तो शायद आपके प्री वाला कौन सा बैच था मुझे नहीं पता कौन सा था। हाँ, तो क्या सर हमने प्री वाले किसी बैच में खिला दिए हैं, तो मैं प्री वाले में खिला दिया। ठीक है भाई, आया हुआ तो किसने किसी बच्चे को मिल ही जाए। तो तुम थैंक यू PCM 5 बोलो। हाँ, अब सुनो,
अब उसमें PCM5 वाले कई आपकी तरह 1.5 सियाने थे और वो चले गए थे गांव, तो उन PCM5 वालों को नहीं मिला। तो मैं वापस आया तो PCM5 वाले के, सर हमारे लिए पूरी कोचिंग खा गई और हमें ही नहीं मिले ये। उसमें तो भाई कुछ ही नहीं किया जा सकता। मगर तुम्हें तो पता नहीं मिले कि नहीं मिले, मेरे 1,04,000 का बिल आया है वो। तो लिखवा गया। कौन सा है? 1,00,000 का और बिल बनाए? त्योहार है ना, यार त्योहार पे खिलाए, यूं तो वो रक्षाबंधन 30 थे। है कल लास्ट है? कैसे? कल तुम्हारी लास्ट हो जाएगी? कल से खत्म हो जाएगी, चलो ठीक है। तुम्हारी नहीं करूंगा मैं लास्ट, तुम्हारे मैं किले लिखवाऊंगा। उस क्लास वालों क्या मेरी हिस्ट्री पढ़ाई हुई है ना। देखो मैं बताऊं, वास्तव में ये है कि जब मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, राजा महाराजाओं के पहले हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो उसमें खूब सारी चीजें किलों के बारे में लिखवा देता हूँ। भाई किले अपने को पढ़ने होते हैं 50-40 से 34-35 किले ना, बड़े बड़े जो 34-35 किले, तो मैं उनको हिस्ट्री में सब कुछ लिखवा देता हूँ कि कुंभलगढ़ के किले में कौन सी मूर्ति है, कौन सा मंदिर है, चित्तौड़गढ़ के किले में। आपकी हिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई। तो मेरे दिमाग में ये था कि मैं आपको किले इतने अच्छे से पढ़ा दूं कि हिस्ट्री की चीजें पढ़नी ना पड़े, क्योंकि हिस्ट्री की चीजें है तो वही जो किले और आपस में वो जुड़ी हुई चीजें। फिर एक दिन एक लंबी सी क्लास लेके हिस्ट्री में केवल उतनी उतनी बातें बता दूं जितने क्वेश्चन आते हैं। तो आपने ये भी दिमाग में ना रहा हिस्ट्री नहीं, अरे ताली नहीं बजानी, ये मेरा काम है ना, तो ये तो मैं करूंगा, इसमें क्या। और किले मैं तुम्हें ढंग से लिखवा दूं, इसके अपेक्षा एक दिन ज्यादा लग जाएगा। लंबी क्लास है नहीं, अपने 4-4 घंटे क्लास ले खत्म कर लेंगे, ताकि पूरे दिन आप पढ़ लो, शाम को थोड़ा सा आके चीजें पढ़ लो। तो मैं सोच रहा था ये सभ्यता वाले यूं ये भाटे याद ही नहीं होते है ना भाई। यूं यदि मैं आपको नोट्स देकर दूंगा, लो लेके पढ़ लो, लघु पाषाण उपकरण, कृषि, पशुपालन, तो अब उसमें क्या बताऊं मैं आपको। मैं लिखवा दूंगा तो आपके याद रहेंगे। ऐसे में किलो वाली तो आपकी एक क्लास उनसे एक्स्ट्रा लूंगा, एक मैं किले में लिखवा दूंगा तो आपकी चीजें ज्यादा याद रहेगी। उसमें मैं शास्त्र में हिस्ट्री पढ़ा दूंगा, तो फिर वो वाली हिस्ट्री राजा महाराजा वाली पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं बची। जब मैं अभी जोधपुर में मैं क्लास लेके आया था, तो उन बच्चों की कल्चर हो रखी थी पूरी, उनकी केवल राजा महाराजा वाली हिस्ट्री बची थी। तो मैंने 2 दिन 4-4 घंटे की क्लास ली कंप्लीट। और उसमें भी ये नहीं कि मैं कोई भागता हूँ, वो तो मेरे से हो ही नहीं पाता है, मेरे से धीरे धीरे बोला जाता है। तो मैं उनसे पूछ ही रहा था, याद भी करवा रहा था, चीजें हो रही थी। तो मैं बताऊं कि भाई जब राजा पढ़ाते हैं, तो मैं अब मान लो एक राजा पढ़ाता हूँ जयपुर का प्रताप सिंह, तो मैं प्रताप सिंह जब बिना कल्चर पढ़ाए पढ़ाता हूँ, तो मैं लिखाता हूँ कि लिखो प्रताप सिंह का शासनकाल चित्रकला का स्वर्ण काल था, उसने चित्रकला स्कूल की स्थापना की थी, उसके टाइम में लालचंद्र नामक चित्रकार ने पशुओं की लड़ाई के दृश्य बनाए थे। आपको पढ़ा दी मैंने कल। मैं जब बिना चित्रकला पढ़ाए उधर पढ़ा दो, मैं लिखता हूँ लिखो सूरत खाना, सॉरी सवाई जय सिंह ने सूरत खाना की स्थापना। कलम पढ़ चुके हैं आपके उधर। मैं जब बिना राजा पढ़ाए पढ़ाता हूँ, तब बाद में इधर उसके अंदर बाद में लिखवाता हूँ, तब मैं उसमें लिखवाता हूँ कि सवाई प्रताप सिंह के टाइम में तमाशा लोकनाट्य लोकप्रिय हुआ था, इसके लिए बंशीधर भट्ट को महाराष्ट्र से बुलाकर लाए थे। ये बातें अपनी पढ़ी हुई। फर्क इतना ही रहता है कि या तो आप हिस्ट्री पढ़ लो तो कल्चर कम पढ़नी पड़ेगी, कल्चर पढ़ ली हिस्ट्री कम। तो किले यदि हो जाते हैं ना, जैसे किले मान लो चित्तौड़गढ़ का किला पड़ा है, तो फिर चित्तौड़गढ़ किले में चित्तौड़गढ़ आक्रमण पढ़ाने पड़ेंगे। या तो राजा में आक्रमण पढ़ लो या किले में आक्रमण पढ़ लो। अपने किले में पढ़ लेंगे तो किले पढ़ने हैं ही, आक्रमण और पढ़ लेंगे तो उधर वाली चीजें खा जाए। और एक क्लास ज्यादा से ज्यादा एक्स्ट्रा लगे भाई। नॉर्मली मैं जब किले लिखवाता हूँ तो मेरे को टाइम लगता है 4 घंटे, आप बोले मुझे 6 लग जाए, क्यों आक्रमण आक्रमण पर। इस बहाने कम से कम वो तो पापा कटेगा अपना, अपने युद्ध तो सारे पढ़ लेंगे, फिर थोड़ी सी चीज बचेगी। आई बात समझ। चल लिखो क्या लिखा है। बिना हत्थे का जलपत्र, ये ईरान का जलपत्र है। कहां का है? ईरान। तो क्वेश्चन लिखो ईरान, पर्सिया, इंग्लिश में बोलते हैं पर्सिया, ईरान। अब तू ऐसे नाराज मत हुआ, अगर हर छोटी छोटी बात है क्या यूं नाराज हो रही है, ये वापस रोने लग जाएगी। मुश्किल से रोकी थी, वापस रोने लगे। है तुम टावर ऐसे क्या हो गए आजकल? है? मैं ज्यादा बोल गया था, ऐसा मैं नहीं बोलना चाहिए था मुझे। मैं सॉरी बोल देता हूँ, तुम सबसे सॉरी बोल देता हूँ, है ना। तो ये नहीं भाई, ऐसा कुछ तुम्हें लग जाए, पर तुम बच्चों के आजकल यूं सेंटिमेंट ज्यादा ही थोड़े हिल जाते हैं फटाफट। हम है। अच्छा, मेरे को इसके बारे में पता है। अच्छा चलो। पर मुझे तो लगता है दिलीप सर हमें तो यूं क्लास से बाहर फेंक दिया करते उठा के, तो यूं लगता है बात ठीक है, 2 घंटे बाद रेडी माँ। और क्या, थोड़ा सा यूं मूड एक बार अपसेट होता है यार, सबके सामने कह दिया क्या अपने को, इतनी बुरा डांट दिया क्या। कोई एक आधा कोई देखता तो उधर देख रहे सामने डांट दिया, मेरी तरफ क्या देख रहे थे, फिर वैसे वैसे। हाँ इसको सुसाइड कर लेना चाहिए, इसको तो मैंने दिन भयंकर डांट दिया था। क्यों करना सुसाइड, आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है। ऐसी कोई बात आपने करनी नहीं। हाँ हंस, इस बात तू सोच रही थी क्या ऐसा कुछ?
आज मत करना प्लीज। आज रोकथाम दिवस है। हाँ, कल अखबार में आएगी टीचर ने आत्महत्या रोकथाम दिवस के दिन बच्चों को उकसा दिया इसके लिए। ऐसा नहीं भाई साहब। चलो क्या लिखा है बिना आते का, चलो अगला लिखो। एक सिक्का मिला जिस सिक्के पे अपोलो का चित्र बना हुआ, किसका चित्र है? लिखो यूनानी सिक्का है, लिख लो सिंपल लिखो यूनानी सिक्का, ग्रीक कोइन, और कोष्टक में लिख लो अपोलो का चित्र, अपोलो पेंटिंग। अपोलो का चित्र, अपोलो पेंटिंग। तो तीन चीजें देखो, अफगानिस्तान का क्या मिलता है? लाजवर्थ। ईरान का क्या मिलता है? बिना हत्थे का जलपत्र। यूनान का क्या मिलता है? सिक्का। उसमें किसकी पेंटिंग है? अपोलो। अपोलो आप यूं मान लीजिए अपना अपोलो उनके सूर्य, सॉरी अपने सूर्य भगवान उनके अपोलो। अपने सूर्य भगवान को वो लोग क्या बोलते हैं? अपोलो। चलो आगे लिखो इसके बाद। एक ही जगह से 6 चूल्हे मिले, लिख लो 6 चूल्हे। एक जगह सीधे चूल्हे क्या बताते हैं? या तो ये है कि ज्वाइंट फैमिली है, कोई बड़ा परिवार, या ये भी तो भंडारा होता है, एक साथ इतने लोगों को खाना बनता हो। लिख लो संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन, इसके आगे लिखना संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन की जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट जॉइंट फैमिली और कलेक्टिव फीस्ट। संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन की जानकारी। संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन की जानकारी। क्या क्या खाते थे होंगे वो लोग? लिखो गेहूं, चावल और जवार। बाजरा नहीं, ध्यान रखना ना कि भाई बाजरा उन क्षेत्रों में कभी नहीं खाया जाएगा जिन क्षेत्रों के अंदर पानी ज्यादा है। नदी वाले क्षेत्रों में बाजरा क्यों होगा? बाजरा वहां की फसल है जहां पर पानी नहीं है, वाटर रेजिस्टेंस क्रॉप है वो अपने आप के अंदर। क्या क्या है बताओ देखिए। गेहूं, चावल और जवार। अपने पश्चिमी राजस्थान में पानी था नहीं तो अपने चावल होता ही नहीं था, इसलिए चावल अपने मिठाई थी। कि चावल होली दिवाली बनते या घर पे मेहमान को फुम्फोसा मामोसा आ जाए तो बनेंगे चावल, इसके अलावा चावल बनेंगे नहीं। उल्टा मैं खुद भी बोल देता हूँ या कोई दूसरा भी, शायद आपने भी सुना होगा, अपने कोई बंदा ज्यादा चावल खाता देखा अपने बिहारी है है ना? तो अरे एक बार मेरे में बहुत बुरा, को 2 लड़कियां आती है क्लास के अंदर, आगे आगे बैठती, तो वो क्या लंपरी का आपकी तरह कोई भेजता, तो उनकी क्लास यूं लगती भाई सुबह 12 बजे बोले 7 बजे तक, तो खाना साथ में लेके आती होगी। अब मेरे उसमें 3 बजे क्लास होती है, 3 बजे उनके खाना खाने का टाइम होता होगा, तो अब मैं जाता तो वो आगे चावल खाती हुई मिलती। तो मैंने एक दिन उस लड़की को बिना माइक शुरू किया, मैंने कहा बिहारी हो गया, तो डेली चावल चावल खाती है और कोई मिलता नहीं। तो उसने मेरी तरफ देखा, सर क्यों, उदयपुर में भी खाते हैं? तो मेरे समझ आया, हाँ यार आहड़ सभ्यता वाले भी चावल ही खाते थे। ये बोल तो सही रही है, ये तो अपने पश्चिमी राजस्थान के, अपना चावल नहीं देखा हुआ, ये तो बेचारी मेवाड़ी है, ये तो चावल खाएगी। पर वो अपने बिहारी चावल क्यों खाते हैं ज्यादा? क्योंकि नदियों के पास में पानी ज्यादा चावल होते हैं, उनके भी यदि पानी नहीं होता तो बाजरा खाते। भाई ये अपने को कोई ज्यादा बाजरा खाते देखो, अपने को कह सकते हैं पश्चिमी राजस्थानी है क्या? सेम बात है। क्या क्या खाते थे बताओ? गेहूं, चावल और चावल। तो याद रखना एक बार क्वेश्चन है, आहड़ के लोग इनमें से क्या नहीं खाते थे? गेहूं, चावल, जवार और बाजरा। तो बाजरा नहीं खाते थे क्योंकि उनके पानी भरपूर था भाई। आगे लिखो। मकान है जो मकान, मकान की नींव जो है ना वो पत्थर की बनी हुई है, लिखो पत्थर की नींव, स्टोन फाउंडेशन। पत्थर की नींव, स्टोन फाउंडेशन। लेकिन जो मकान है वो कच्ची ईंटों के बने हैं, ऊपर मकान पक्की ईंटों के नहीं, लिख लो कच्ची ईंटों के मकान। हाउस विद रो ब्रिक्स, कच्चे ईंटों के मकान, हाउस विद रो ब्रिक्स, कच्चे ईंटों के मकान। पर उन कच्चे ईंटों में मजबूती देने के लिए, मिट्टी की बनती है कच्ची ईंटें, उनमें मजबूती देने बजरी होती है अपने, बजरी, बजरी जैसी कोई ठोस चीजें मिलाते, क्वार्ट्ज बोलते हैं उसको, लिख लो ईंटों में मजबूती के लिए क्वार्ट्ज का प्रयोग, यूज ऑफ क्वार्ट्ज टू स्ट्रेंथन ब्रिक्स। ईंटों में मजबूती के लिए क्वार्ट्ज का प्रयोग, यूज ऑफ क्वार्ट्ज टू स्ट्रेंथन ब्रिक्स। मिट्टी की मूर्ति मिली है बैल की, लिखो बैल की मण मूर्ति। मण मूर्ति समझते हो ना? मण मतलब मिट्टी, मूर्ति मतलब मूर्ति, बुल टेराकोटा, बुल टेराकोटा। और एक डेड बॉडी मिली है, डेड बॉडी के साथ रखे हुए आभूषण,
है ना, तो चूड़ियां वूड़ियां इस प्रकार की चीजें लिखो। शव के साथ आभूषण, ऑर्नामेंट्स विद डेड बॉडी, शव के साथ आभूषण, ऑर्नामेंट्स विद डेड बॉडी। तो किसकी भटिया मिली है बताओ, देखिए तांबे की। और आपके कैसे मृत भांड मिले हैं, काले व लाल। उनको क्या कहा गया, गोरे और कोट। कैसे उद्योग के साक्ष्य हैं, रंगाई और सफाई। अफगानिस्तान का क्या मिला, लाजवर्थ। ईरान का क्या मिला, बिना हत्थे का जलपत्र। यूनान का क्या मिला है, सिक्का। सिक्के पे क्या बना हुआ है, अपोलो। कितने चूल्हे मिले हैं, 6। वो क्या बताते हैं। मकान की नींव किसकी है, पत्थर की। पर मकान किसके हैं, कच्ची ईंटों के। ईंटों में मजबूती के लिए क्वार्ट्ज मिलाया गया है। और शवों के साथ क्या मिले, आभूषण। और बेल की क्या मिली है, मण। याद रह जाएगी सारी चीजें। अगला सेंटर इसी में लिखो, इसी सभ्यता का अगला सेंटर लिखो, गिलुंड। गिलुंड राजसमंद में एक जगह है। उत्खनन करता लिखो, बीबी लाल, वीएस शिंदे, और ग्रेगरी पोसल। क्या क्या नाम बताओ देखिए, बीबी लाल, वीएस शिंदे, ग्रेगरी पोसल। किसका उत्खनन किया इन्होंने, गिलुंड। एग्जैक्टली वो जैसे है ना, बागोर में किसका उत्खनन हुआ, महासतिया। तो यहाँ पर जिस जगह का उत्खनन हुआ उसका नाम है मोडिया मगरी। अब मेवाड़ साइड वाले पहाड़ों को बोलते हैं मगरी, जैसे जयपुर वाले बोलते हैं डूंगरी, है ना, झालाना डूंगरी, तो वहां पर बोल देते हैं मगरी। तो लिख लो, मोडिया मगरी का उत्खनन किया गया था। मोडिया मगरी वॉज एक्सकवेटेड। मोडिया मगरी का उत्खनन किया गया था। मोडिया मगरी वॉज एक्सकवेटेड। मोडिया मगरी का उत्खनन किया गया था। मोडिया मगरी वॉज एक्सकवेटेड। किसका उत्खनन किया गया, मोडिया मगरी। साक्ष्य लिख लो, एविडेंसेस। वहां से कैसे ईंटें मिली, कच्ची। यहाँ से पक्की लिखो, पक्की ईंटें। बैक्ड ब्रिक्स, बेकिंग की हुई है ना, पकाई हुई, भट्टे में पका लेते हैं ना। देखो बैक्ड ब्रिक्स। देखो मिट्टी के खिलौने, टेराकोटा टॉयज। मिट्टी के खिलौने। दूसरा लिखो, मिट्टी के खिलौने, टेराकोटा टॉयज। हाथी दांत की चूड़ियां, आइवरी बैंगल्स। हाथी दांत की चूड़ियां, आइवरी बैंगल्स। किस प्रकार की चूड़ियां, कांच गोलियां होती है अपने, वैसे यहाँ से पत्थर की गोलियां मिली है बच्चों की खेलने वाली। गोली को पत्थर की गोलियां, स्टोन बॉल्स। पत्थर की गोलियां, स्टोन बॉल्स। आहड़ में कैसे कैसे मृद भांड है बताओ देखिए, लाल और काले। यहाँ पे 5 प्रकार के, लाल, काले, सादे, पुलिस वाले, भूरे, ऐसे लिख लो 5 प्रकार के मृद भांड। 5 टाइप्स अर्धनवेयर्स। 5 प्रकार के मृद भांड। तो आहड़ में कच्ची ईंटें, यहाँ पर कैसी ईंटें हैं, पक्की। खिलौने कैसे, मिट्टी के। चूड़ियां कैसी, हाथी दांत की। गोलियां किसकी, पत्थर की। और पांचवी चीज क्या है, 5 प्रकार के मृद भांड। अगला सेंटर लिखो, बालाथल। अगला सेंटर कौन सा है, बालाथल। बालाथल आपके उदयपुर में एक जगह पड़ती है। वीरेंद्र नाथ मिश्र उत्खनन करता, लिख लो, वीरेंद्र नाथ मिश्र। आहड़ में किसकी भट्टियां हैं, तांबे की। यहाँ पे लोहे की भट्टियां मिलती है, लिखो, लोहे की भट्टियां, आयरन फर्नेसेस। साक्ष्य, एविडेंसेस। लोहे की भट्टियां, आयरन फर्नेसेस।
एक मकान मिला है जिसमें 11 कमरे बने हुए, लिखो 11 कमरों का एक भवन, ए हाउस विद 11 रूम्स। 11 कमरों का एक भवन, ए हाउस विद 11 रूम्स। 11 कमरों का एक भवन, ए हाउस विद 11 रूम्स। किसी बड़े चौधरी साहब रहे होंगे, उनका घर रहा होगा, हो सकता है पीजी हो, है ना, ऐसा भी कुछ रहा। मुझे ऐसा लगता है व्यापारिक के अंदर था तो कोई धर्मशाला टाइप की रही होगी। भाई इतने लोग व्यापार करने आते होंगे तो कहीं तो रुकते होंगे, किसी घर पे तो रुकने से रहे, कोई ऐसा बना रखा होगा उन्होंने कि जहां पर आगे रुक जाते होंगे। फिर यहाँ पे पानी के लिए एक मिला नलकूप, लिखो नलकूप, ट्यूबवेल, ट्यूबवेल नलकूप। एक लिखो हाथ से बुना हुआ कपड़ा, हैंडमेड क्लोथ, हाथ से बुना हुआ कपड़ा, हैंडमेड क्लोथ। है ना, बालाथल वैसे तो आहड़ सभ्यता का केंद्र है, पर इनका कॉन्टेक्ट सिंधु घाटी सभ्यता से भी था। किससे कॉन्टेक्ट था? तो नीचे एक अलग से लाइन लिख लो, स्टार लगा के, साक्षी हो गए, अलग से लिख लो। बालाथल सिंधु घाटी सभ्यता के संपर्क में था। बालाथल वॉज कनेक्टेड विद इंडस वैली सिविलाइजेशन। बालाथल सिंधु घाटी सभ्यता के संपर्क में था। बालाथल वॉज कनेक्टेड विद इंडस वैली सिविलाइजेशन। बालाथल सिंधु घाटी सभ्यता के संपर्क में था। अगला सेंटर लिखो, 3 हो गए ना। अगला लिखो ओझियाना। अगला सेंटर कौन सा है? भीलवाड़ा में एक जगह। उत्खनन करता, लिखो बी आर मीणा और आलोक त्रिपाठी। बी आर मीणा और आलोक त्रिपाठी। अच्छा, आहड़ में किसकी मण मूर्ति मिली है? बैल की। यहाँ पे गाय और बैल दोनों की लिख लो, साक्ष्य लिखो, गाय व बैल की मण मूर्तियां, काउ एंड बुल टेराकोटास। गाय व बैल की मण मूर्तियां, काउ एंड बुल टेराकोटास। गाय व बैल की मण मूर्तियां, काउ एंड बुल टेराकोटास। 2 सेंटर के नाम और लिख लो, उनके बारे में कोई बातें तो नहीं है, पर नाम लिख लो यार। क्या पता कोई पूछ ले ये सेंटर किसके हैं। एक सेंटर का नाम है भगवानपुरा। उदयपुर में जगह, एक गुजरात में जगह पड़ती है रोजदी। गुजरात में कौन सी जगह? रोजदी। तो कोई सिंपल क्वेश्चन पूछेगा आपको, गिलूण तथा भगवानपुरा कौन सी सभ्यता के केंद्र है? आहड़। आहड़ का दो या क्या का दो, बनास। कौन से काल के? तो कौन से काल के? ताम्र पाषाण का। देखो पहले कौन सा पाषाण, फिर कौन सा है? ताम्र पाषाण। मनुष्य ने पहली बार जिस धातु का प्रयोग किया था वो धातु थी तांबा। कौन सी धातु थी? तांबा। समझदार बात, तांबे में मिला दिया टिन। तांबे में क्या मिला है? टिन। तांबे में टिन मिलाते बनता है कांसा। लिखो कांस्य युग। ब्रॉन्ज एरा। और इस सभ्यता के हम 3 नाम देते हैं। एक तो है सिंधु घाटी सभ्यता, देख लो, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसी का एक नाम है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पियन सिविलाइजेशन। इसी का एक नाम है सिंधु सरस्वती सभ्यता। इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन।
पहले शुरुआत में ना इस नदी के सॉरी इस सभ्यता के सारे केंद्र मिले थे सिंधु नदी के पास में। किसके पास मिले? इसलिए सभ्यता का नाम क्या हो गया? सिंधुगढ़। पहला सेंटर जो मिला था वो मिला था हड़प्पा, इसलिए नाम क्या कर दिया? हड़प्पा। भाई नदी के हिसाब से मानो तो सिंधुगढ़ ही, पहले केंद्र के आधार पे मानो तो हड़प्पा। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब सभ्यता और खुदाई हुई तो पता चला तो सरस्वती के पास में भी थी, इसलिए आजकल इसका नाम क्या है? तो तीनों नाम ही है अपने, सिंधुगढ़ सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, अपना जो सेंटर है वो सेंटर है कालीबंगा। देख लो केंद्र। केंद्र कौन सा है? कालीबंगा। हनुमानगढ़ के अंदर पड़ता है। कालीबंगा का नॉर्मल मीनिंग होता है काली चूड़ियां। लिख लो कालीबंगा का, लिख लो शाब्दिक अर्थ, लिटरल मीनिंग, शाब्दिक अर्थ बराबर लिखो काली चूड़ियां, लिटरल मीनिंग काली चूड़ियां। बंगा, बंगा का मतलब चूड़ियां होता है, इसलिए पंजाबी में गाने आते हैं, जिथों मर्जी बंगा चढ़वाली मित्रां दा ना चलदा। लड़का लड़की को कहता है जिस मर्जी जाके दुकान पे चूड़ियां पहन लेना, पैसे देने की आवश्यकता नहीं, भाई का उधर नाम चल। अपने राजस्थानी में बंगाई बोलते, बंगड़ी कहते, मन चार चार बंगड़ी वाली गाड़ी ली तो बंगड़ी, बंगड़ी मतलब चूड़ियां, बंगा मतलब चूड़ियां। अंग्रेजी वाले कहते थे बेंगल्स। इतना ही तो फर्क है, वो बेंगल्स कहते हैं, ये बंगा कहते हैं, हम उनको क्या कहते थे? बंगड़ी। सब भाषा एक जैसी है जी। तो ब्लैक बेंगल्स, तो शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसका? काली चूड़ी। देखो यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इट इज लोकेटेड नियर रिवर घग्गर। यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इट इज लोकेटेड नियर रिवर घग्गर। एक अंग्रेज था, उसने घग्गर नदी का सर्वे किया था, ओरेल स्टाइन। किसने किया था? स्टार लगा के लिखना इस बात को, है ना, ये क्वेश्चन था 2013 के प्रीलिम्स में। ओरेल स्टाइन ने घग्गर नदी का सर्वेक्षण किया था। ओरेल स्टाइन कंडक्टेड सर्वे ऑफ रिवर घग्गर। ओरेल स्टाइन ने घग्गर नदी का सर्वेक्षण किया था। ओरेल स्टाइन कंडक्टेड सर्वे ऑफ रिवर घग्गर। ओरेल स्टाइन ने घग्गर नदी का सर्वेक्षण किया था। ओरेल स्टाइन कंडक्टेड सर्वे ऑफ रिवर घग्गर। कौन सी नदी का सर्वेक्षण किया था? घग्गर नदी का सर्वेक्षण किया था। घग्गर इस सॉरी कालीबंगा के बारे में पहली जानकारी देने वाला बंदा था एलपी टेसिटोरी। कौन था? उसने सबसे पहले कहा था कि यार यहाँ कुछ मिल सकता है, लिख लो। सबसे पहले एलपी टेसिटोरी ने कालीबंगा की जानकारी दी थी। फर्स्ट टाइम एलपी टेसिटोरी गेव इन्फॉर्मेशन अबाउट कालीबंगा। सबसे पहले एलपी टेसिटोरी ने कालीबंगा की जानकारी दी थी। फर्स्ट टाइम एलपी टेसिटोरी गेव इन्फॉर्मेशन अबाउट कालीबंगा। सबसे पहले एलपी टेसिटोरी ने कालीबंगा की जानकारी दी थी। फर्स्ट टाइम एलपी टेसिटोरी गेव इन्फॉर्मेशन अबाउट कालीबंगा। किसने ने जानकारी दी थी? एलपी टेसिटोरी। किसकी जानकारी दी? कालीबंगा की जानकारी। इसकी खोज करने वाले बंदे का नाम था अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज की। अमलानंद घोष डिस्कवर्ड कालीबंगा। अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज की। अमलानंद घोष डिस्कवर्ड कालीबंगा। तो पहली जानकारी कौन देता है? टेसिटोरी। एग्जैक्टली खोज कौन? टेसिटोरी तो ये बताता है इस पूरे इलाके में पुरानी जगह है, कुछ खोद लो। एग्जैक्टली इसी जगह पर ये बताने वाला कौन था? अब लिखो आपके उत्खनन करता। एक तो है बीबी लाल, अभी पढ़े थे गिलुंड में हमने बीबी लाल, वही भाई बीबी लाल। एक है बी के थापर। और एक थे एमडी खरे। बताओ क्या क्या नाम है? बीबी लाल, बी के थापर, एमडी खरे। क्या क्या दोबारा नाम बोलो। वैसे तो ऊपर वाले दो ही नाम याद रखना है, बीबी लाल और बी के थापर। एमडी खरे ने कुछ किया नहीं, केवल खड़े ही थे। तो नाम ही एमडी खड़े थे, तो कौन कौन हो गए? तीन, बीबी लाल, बी के थापर, एमडी खरे।
अच्छा, ऐसा कैसा, यहाँ पे ना 5 लेवल का, और सुनना, देखो एक बात बताता हूँ। हड़प्पा सभ्यता का टाइम माना, सिंधुघाटी सभ्यता का जो हड़प्पा सभ्यता का जो इसका टाइम माना जाता है 2600 बीसी से 1900 बीसी। कब के बीच में माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता कब रही थी, कि 2600 बीसी से 1900 बीसी के बीच का टाइम है, वो किसका टाइम है, हड़प्पा सभ्यता। अब इसको बोलते हैं विकसित हड़प्पा, जिसमें हड़प्पा का विकास हो गया था, उसको क्या बोलते हैं, विकसित हड़प्पा। अब इससे पहले हड़प्पा का विकास नहीं हो रखा था, तो 1900 से पहले वाली जो होती है उसको बोलते हैं प्राक हड़प्पा। क्या बोलते हैं, प्री हड़प्पियन। और इसके बाद में भी इसका विकास नहीं हुआ, डिक्लाइन होता है, पतन होता है इस सभ्यता का वापस, तो उसको बोलते हैं उत्तर हड़प्पा। क्या बोलते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता 3 भागों में बांटी जा सकती है, प्राक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा, विकसित हड़प्पा का मतलब जब उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मकान बना लिए थे, नालियां बना ली थी, सड़कें बना ली थी, वो तो उनकी कौन सी है, विकसित। ये टाइम कौन सा, कौन सा, 2600 बीसी से 1900। इससे पुरानी, जब उनके पास इतनी सुविधा नहीं थी, वो कौन सी होगी, प्राक। इसके बाद की, जब उनकी टेक्नोलॉजी खत्म हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, उत्तर हड़प्पा। टेक्नोलॉजी क्यों खत्म हो गई, तो लोग कहते हैं नदियों ने अपना मार्ग चेंज कर लिया, तो लोग उठ उठ के चले गए, तो लोग कहीं और चले गए, इस इलाके के अंदर वो लोग नहीं थे। तो अपने को कालीबंगा में 2 चीजें मिलती है, यहाँ पे प्राक हड़प्पा भी मिलती है, और कौन सी मिलती है, विकसित हड़प्पा। यहाँ पे ना 5 लेवल का एक्सकेवेशन किया गया। यूं मिलता है कि पुराने टाइम में लोग कहीं यहाँ रहते होंगे, फिर वो थोड़े से लोग ऊपर की तरफ चले गए, फिर वो लोग थोड़े और आगे की तरफ चले गए, फिर वो थोड़े और आगे की तरफ गए। यूं करके इसमें 5 लेयर मिली है। कितनी लेयर मिली है, ये जो शुरुआत वाली 2 लेयर है ना, ये तो है हड़प्पा से पुरानी। हड़प्पा से पुरानी इसलिए क्या कह सकते हैं इसको, और ये जो बाकी वाली 3 लेयर है ना, ये हड़प्पा के बराबर की है, इसलिए इनको क्या बोल सकते हैं, विकसित। तो कोई पूछेगा कालीबंगा से कौन कौन से हड़प्पा के साक्ष्य प्राप्त हुए, तो कौन कौन से हड़प्पा के, प्राक हड़प्पा और विकसित। मैं बताता हूं, वैसे लिखो। देखो यहाँ पर 5 स्तरों का उत्खनन किया गया था, 5 स्टेज वर एक्सकेवेटेड हियर। यहाँ पर 5 स्तरों का उत्खनन किया गया था, 5 स्टेज वर एक्सकेवेटेड हियर। अब ऐसा कैसा उतार लो, पहले 2 प्री हड़प्पियन, बाद वाले 3 डेवलप हड़प्पियन। पहले 2 तो किसके हैं, प्री हड़प्पियन, बाद वाले 3 किसके हैं, विकसित हड़प्पियन। ऐसा कैसा सेंटर पाकिस्तान में मिलता है, पाकिस्तान के उस सेंटर का नाम है कोट दीजी। क्या नाम है, तो कोई पूछे कि कालीबंगा पाकिस्तान के कौन से सेंटर के समान है, तो कौन से सेंटर के समान है, कोट। उतार लिया क्या इधर वाला आपने, उतार लिया, फिर नीचे लिख लो कालीबंगा, या लिखो पाकिस्तान का कोट दीजी कालीबंगा के समान है। कोट दीजी और पाकिस्तान इज लाइक कालीबंगा, पाकिस्तान का कोट दीजी कालीबंगा के समान है। कोट दीजी और पाकिस्तान इज लाइक कालीबंगा। पाकिस्तान का कोट दीजी कालीबंगा के समान है। अपने एक इतिहासकार में, उनका नाम है दशरथ शर्मा। कौन है, वो कहते हैं कि भाई ये जो हड़प्पा सभ्यता थी ना, इसके 2 बड़े केंद्र माने जाते हैं, एक तो हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो। कौन कौन से, हड़प्पा और वो कहते हैं इसका तीसरा बड़ा कोई सेंटर है, तो वो सेंटर कौन सा, अपना कालीबंगा। तो वो कहते हैं कालीबंगा इसकी तीसरी राजधानी है। कौन सी राजधानी है, दशरथ शर्मा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दशरथ शर्मा, कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी थी। कालीबंगा वाज थर्ड कैपिटल ऑफ हड़प्पियन सिविलाइजेशन। कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी थी। कालीबंगा वाज थर्ड कैपिटल ऑफ हड़प्पियन सिविलाइजेशन। कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी थी। कालीबंगा वाज थर्ड कैपिटल ऑफ हड़प्पियन सिविलाइजेशन। अब साक्ष्य लिख लो, एविडेंसेस क्या क्या मिलते हैं। एक बात और लिखो, पहले एक बात और लिखो, कालीबंगा शहर था एक,
और ये दो भागों में विभाजित था। कितने भागों में विभाजित था? लिखो लिखो, नगर दो भागों में विभाजित था। टाउन वॉज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। नगर दो भागों में विभाजित था। टाउन वॉज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। नगर दो भागों में विभाजित था। टाउन वॉज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। अब देखना इधर वापस, एक इसका है पश्चिमी भाग। कौन सा है? पश्चिम, वेस्टर्न पार्ट। इस पश्चिमी भाग को बोला करते थे दुर्ग। क्या बोलते हैं? या इंग्लिश में कहते हैं सिटाडेल। इसमें ना बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई है, प्रशासनिक भवन, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, राजा महाराजा आईएएस आरएएस रहते होंगे इस साइड में। इसका दूसरे वाला भाग जो है ईस्टर्न पार्ट, पूर्वी भाग, ये नीचे की तरफ बना हुआ था, इसलिए इसको बोलते हैं निचला नगर। क्या बोलते हैं? लोअर टाउन। और इसमें भाई कॉमन लोगों के मकान बने हुए, सामान्य भवन बने हुए, जनरल बिल्डिंग्स बनी हुई। तो नगर कितने भागों में बंटा हुआ था? दो। एक कौन सा? पश्चिमी। एक कौन सा? पूर्वी। पश्चिमी भाग को क्या कहते हैं? दुर्ग। पूर्वी भाग को क्या कहते हैं? निचला नगर। पश्चिमी भाग में क्या बने थे? एडमिनिस्ट्रेटिव। इसमें क्या बने थे? जनरल। उतार लो ऐसे कैसे। तो कोई पूछेगा एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग कौन से भाग में बनी होती थी? कौन से? पश्चिमी। और सामान्य भवन किस में बने होते थे? पूर्व। अब लिख लो साक्ष्य, एविडेंसेस क्या क्या मिले अपने को। ये जो इसका पूर्वी भाग है ना, एक तो इनके दोनों को प्रकोटे अलग अलग थे। एक लाइन और लिखना ऊपर, साक्ष्य से पहले एक लाइन और लिख लो, जो यहाँ भाग लिखे ना वहां लिखो, एक लाइन और लिखना। दोनों भाग अलग अलग प्रकोटे से घिरे हुए थे। प्रकोटा समझ गए ना? चार दीवारी। बोथ पार्ट्स वर कवर्ड बाय डिफरेंट रैम्पार्ट्स। दोनों भाग अलग अलग प्रकोटे से घिरे हुए थे। बोथ पार्ट्स वर कवर्ड बाय डिफरेंट रैम्पार्ट्स। दोनों भाग अलग अलग प्रकोटे से घिरे हुए थे। बोथ पार्ट्स वर कवर्ड बाय डिफरेंट रैम्पार्ट्स। चार दीवारियां दोनों के अलग अलग थी। अब लिखते हैं साक्ष्य। ये जो आपका ये इधर वाला भाग है, जनता वाला भाग है, उसमें एक कमरा बना हुआ है कॉलोनी में घुसते ही, शायद सिक्योरिटी गार्ड रहता होगा उनका, एक द्वारपाल कक्ष। द्वारपाल कक्ष, वॉचमैन रूम। द्वारपाल कक्ष, वॉचमैन रूम। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक बड़ी गजब विशेषता देखी कि बड़ी प्राइवेसी पसंद लोग थे, इसलिए इनके ना ग्राउंड फ्लोर पे कोई खिड़कियां नहीं है। मकान की ग्राउंड फ्लोर पे कोई खिड़की नहीं बना रखी। सारे दरवाजे है ना वो रोड की तरफ नहीं खुल रहे, ऑफ रोड खुल रहे हैं, ताकि इनका ये होगा कि रोड से आने जाने वाला आदमी हमारे घरों के अंदर ताक झांक ना कर सके, खिड़कियों से भी कोई झांक ना सके। हो सकता है बाहर सिक्योरिटी गार्ड का रूम बनाए, वॉचमैन रूम बनाए, वो पूछता होगा भाई साहब किसके घर जाओगे, क्यों जाओगे, कितनी देर में वापस आ जाओगे, है ना। पूछता होगा भाई तुम आज इस घर के आगे 3 चक्कर मार गए, क्या चक्कर है। एक खेत मिला जिसमें हल चलाया हुआ है, लिखो जुता हुआ खेत। ये खूब बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? प्लेटफॉर्म, जुता हुआ खेत। क्यों बताता हूं आपको, इंग्लिश मीडियम वाले बताओ दे कि तुम इस वर्ड को क्या बोलते हो? प्लाव। क्या बोलते हो? प्लाव, है ना। प्लाव मतलब खेत में जुताई करते हैं। गांव में यार अनपढ़ आदमी प्लाव ही बोलता है ना। गांव में खेत में महाराज प्लाव मार दिया, महाराज प्लाव चलासी, आज हमने प्लाव निकाले, प्लाव ही बोलते हैं। तो ये प्लाव इंग्लिश का वर्ड है, हमने डायरेक्ट सीधा सीधा उसको मारवाड़ी में ग्रहण कर लिया उसको। तो एक खेत मिला है जिसमें जुता हुआ खेत, दो फसलें एक साथ बोया करते थे, लिख लो। दो फसलें एक साथ उगाते थे। दे प्लांटेड 2 क्रॉप्स इन सेम टाइम। दो फसलें एक साथ उगाते थे, अभी भी उगाते हैं अपने, बाजरा जहां बोते हैं वहां मूंग मोट साथ में डाल देते हैं। दो फसलें एक साथ उगाते थे।
दे प्लांटेड 2 क्रॉप्स इन सेम टाइम। मकान कच्ची ईंटों के बने हुए, लिखो कच्ची ईंटें, कच्ची ईंटों के मकान, रो ब्रिक्स, हाउस विद रो ब्रिक्स, कच्चे ईंटों के मकान। पर वो जो ईंटें हैं ना, उनके ऊपर कुछ ना कुछ फूल पत्तियां बनाई हुई है कच्चे ईंटों पे, तो उनको हम बोलते हैं अलंकृत ईंटें। क्या बोलते हैं? अलंकृत। देखो अलंकृत ईंटें, ऑर्नामेंटल ब्रिक्स, अलंकृत ईंटें, ऑर्नामेंटल ब्रिक्स, अलंकृत ईंटें। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे अच्छी विशेषता है पक्की ईंटों की नालियां। यहाँ पर नालियां इतनी अच्छी नहीं है, और कई कई जगह लकड़ी की नालियां बनी हुई है। लिखो लकड़ी की नालियां, वुडन ड्रेनेज सिस्टम, तो लठ लगा दिए पानी निकल जाएगा बीच में से। लकड़ी की नालियां, वुडन ड्रेनेज सिस्टम, इसका मतलब अच्छी नालियां यहाँ पर नहीं है। तो अगला लिख लो, स्पष्ट जल निकासी प्रणाली का अभाव, लैक ऑफ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, स्पष्ट जल निकासी प्रणाली का अभाव, लैक ऑफ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, स्पष्ट जल निकासी प्रणाली का अभाव, लैक ऑफ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। फिर जब हम कहते हैं इसका मतलब भी क्या है आपका, काली चूड़ियां, चूड़ियां मिलती होगी इसका मतलब पक्का। और चूंकि कांसे की सभ्यता, तो कांसे में क्या क्या मिला था? तांबा और टिन, यहाँ से तांबे की चूड़ियां मिली हमें। देखो तांबे की चूड़ियां, कॉपर बेंगल्स, तांबे की चूड़ियां, कॉपर बेंगल्स। एक बैल की मणि मूर्ति से आहड़ में मिली, बैल की मणि मूर्ति, यहाँ पर भी बैल की मणि मूर्ति है, पर बैल दौड़ रहा है, भाग रहा है उसके अंदर। लिखो भागते हुए बैल की मणि मूर्ति, चार्जिंग बुल टेराकोटा, भागते हुए बैल की मणि मूर्ति, चार्जिंग बुल टेराकोटा, बुल चार्ज हो रखा है, चार्जिंग बुल। जिन्हें क्लास में मैंने पढ़ाया वो चार्जिंग बुल टेराकोटा। एक स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम वाला आगे कहे, सर लाइट ही नहीं थी, चार्ज कैसे करते थे? अरे मगर दौड़ रहा है यार, दौड़ते हुए वो चार्जिंग करते हैं। चार्जिंग बुल टेराकोटा, भागते हुए बैल की मणि। एक कंघा मिला हाथी दांत का बना हुआ, लिखो हाथी दांत का कंघा, आइवरी कॉम्ब, हाथी दांत का कंघा, आइवरी कॉम्ब। हाथी दांत का कंघा, आइवरी कॉम्ब। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार वाणिज्य किया करते, तो जैसे मुहर, मुहर समझते हो ना आप? एसडीएम लग जाओगे, आपके पास मुहर होगी, ठप्पा लगाओगे, है ना? उपखंड अधिकारी चाकसू, सील, सील जिसको आप बोलते हो भाई, कहीं पोस्टिंग हो गई आपकी, तो सील जो होती है, तो ये लोग सील लगाया करते थे अपने, जो भी कोई सामान बेचते हो तो सील लगाते। अलग अलग प्रकार की सील होती, इनके पास चौकोर होती, गोल होती। पर कालीबंगा से अपने को सील मिली जो बेलनाकार है। कैसी है? तो यार ऐसी सील यहाँ पर होती नहीं थी, बेलनाकार सील कहाँ से लाए? तो पता चला कि ऐसी सील होती थी मेसोपोटामिया। कहाँ होती? इसका मतलब इनका मेसोपोटामिया के साथ में क्या होता है? व्यापार वाणिज्य। देखो बेलनाकार मुहर, सिलेंड्रिकल सील, बेलनाकार मुहर, सिलेंड्रिकल सील, बेलनाकार मुहर, सिलेंड्रिकल सील। कोष्टक में लिखो मेसोपोटामिया। ये ऐसी सील कहाँ होती थी? मेसोपोटामिया मतलब आज का आपका इराक, दजलार फरात नदियां पड़ी होगी आपने, यूफ्रेटिस और टिग्रिस, मेसोपोटामिया। तो बेलनाकार मुहर कहाँ की मिली अपने को? मेसोपोटामिया। लाल रंग के मृद भांड है जिनके ऊपर काले रंग की धारियां हैं। लिखो लाल मृद भांड जिन पर काली धारियां हैं। रेड अर्धनवेयर्स कवर्ड विद ब्लैक लाइंस, लाल रंग के मृद भांड जिन पर काली धारियां हैं। रेड अर्धनवेयर्स कवर्ड विद ब्लैक लाइंस। लाल रंग के मृद भांड जिन पर काली धारियां हैं। दरारें आ रखी है मकानों के अंदर, उससे पता चलता है कि यहाँ भूकंप आया होगा। लिख लो भूकंप। भूकंप, तो कोई पूछेगा भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य यदि कहीं से प्राप्त होते हैं तो कहां से प्राप्त होते हैं? कालीबंगा। कहां से प्राप्त होते हैं? काली। एक कोई खोपड़ी मिली है, उसमें 6 छेद है। लिखो 6 छेद वाली खोपड़ी, स्कल विद 6 सोल्स, 6 छेद वाली खोपड़ी, स्कल विद 6 सोल्स, 6 छेद वाली खोपड़ी। अच्छा ये क्या बताती है? या तो सर्जरी की है, टांके लगाए होंगे, या एक बीमारी हुआ करती थी पहले, मस्तिष्क शोथ। कौन सी बीमारी होती? दिमाग में सूजन आती है, उस सूजन को निकालने के लिए छेद नहीं बनाए होंगे। लिखो मस्तिष्क शोथ या शल्य चिकित्सा की जानकारी मिलती है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट इंसिफिलिटिस और सर्जरी।
मस्तिष्क, शोथ या शल्य चिकित्सा की जानकारी मिलती है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट इंसेबिलिटीज और सर्जरी। मस्तिष्क, शोथ या शल्य चिकित्सा की जानकारी मिलती है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट इंसेबिलिटीज और सर्जरी। अग्निकुंड मिले हैं 7, देख लो 7 अग्निकुंड। एग्जैक्टली संख्या याद रखना कितने अग्निकुंड है, 7 अग्निकुंड, 7 फायर अल्टार, 7 अग्निकुंड। ये कालीबंगा की चीज है भाई, याद रह जाएगी। कालीबंगा में घुसते ही ये कमरा है जो क्या बना हुआ है, द्वारपाल कक्ष। एक खेत मिला है, कैसा है, जूता, जूते हुए खेत, कोष्टक में लिखो दक्षिणी पूर्वी दिशा, कौन सी दिशा से मिला हो, एक बार दिशा पूछ रखी है किसी एग्जाम में। साउथ ईस्ट डायरेक्शन, दक्षिणी पूर्वी दिशा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। कौन सी दिशा से मिलता है ये खेत, दक्षिण पूर्वी दिशा से। हमें कितनी फसलें मिलती है एक साथ, 2 फसलें उगाया करते थे। और हमने पढ़ा ईंटें कैसी है, कच्चे ईंटें, लेकिन उन ईंटों पे क्या किया गया, अलंकरण। नालियां किसकी मिली है, लकड़ी की। कई कई जगह नालियां नहीं, इसका मतलब जल निकासी प्रणाली अच्छी नहीं थी। और कितने अग्निकुंड मिले हैं, 7। एक खोपड़ी मिली है जिसमें कितने छेद है, 6 छेद है उसके अंदर। और हमने पढ़ा कि क्या क्या दरारें आ रखी है, वो क्या बताती है, भूकंप। किसकी तरह बताती है, भूकंप। हाथी दांत का क्या मिला है, कंघा। मृद भांड किस रंग के, लाल, पर उनपे धारियां कैसी है, काली। चूड़ियां किसकी मिली है, ताम। किसकी मिली है, ताम। अच्छा, हम ये मानते हैं कि कालीबंगा का पतन क्यों हो गया, कि भूकंप आ गया इसलिए क्या हो गया, पतन। पर इससे बड़ा सवाल ये कि उद्गम कहां से हुआ, या आए कहां से लोग, इतनी अच्छी व्यवस्था बनाने वाले लोग कौन थे। तो अपने एक इतिहासकार है जिन्होंने इसकी खोज की थी, उनका नाम बताओ देखिए, अमलानंद घोष। कौन है, अमलानंद घोष। ये कहते हैं कि कालीबंगा सभ्यता या कालीबंगा का जो उद्गम है वो सोती सभ्यता से हुआ था। किससे हुआ था, सोती। तो वो जब भाई सोती सभ्यता कौन सी है, तो उनका बीकानेर के आसपास के इलाकों की जो सभ्यता, उस सभ्यता का नाम क्या है, सोती सभ्यता। तो पहले बीकानेर के आसपास में कुछ किसान रहते थे, उनकी खेती बहुत अच्छी होने लगी। वो जहां पर सामान बेचने के लिए जाते थे, उस जगह का नाम कालीबंगा है। तो कालीबंगा नगर बन गया भाई। जो क्रय विक्रय का केंद्र होगा वो क्या होगा, नगर। तो गांव तो कहां पर रहेगा, बीकानेर। बाजार कौन सा बना होगा उनका, कालीबंगा। ऐसा कौन मानता है, कमलानंद घोष। और वो बीकानेर के आसपास के गांव को क्या नाम देता है, चौथी सभ्यता। क्या नाम देता है, अलग से एक लाइन लिखो और बॉक्स में बंद कर लेना। अमलानंद घोष के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अमलानंद घोष, अमलानंद घोष के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अमलानंद घोष, कालीबंगा का उद्गम सोती सभ्यता से हुआ था। कालीबंगा वॉज ओरिजिनेटेड फ्रॉम सोती सिविलाइजेशन। कालीबंगा का उद्गम सोती सभ्यता से हुआ था। कालीबंगा वॉज ओरिजिनेटेड फ्रॉम सोती सिविलाइजेशन। कालीबंगा का उद्गम सोती सभ्यता से हुआ था। किसे हुआ था, सोती सभ्यता से। यह बीकानेर क्षेत्र में स्थित थी। इट वॉज लोकेटेड इन बीकानेर रीजन। यह बीकानेर क्षेत्र में स्थित थी। कौन सी सभ्यता, सोती। इट वॉज लोकेटेड इन बीकानेर रीजन। लोगों ने कहा भाई बीकानेर में कहाँ थी, कुछ जगह तो बताओ, तो उन्होंने केंद्र बताया, लिख लो केंद्र, पुगल और सावनिया। सोती सभ्यता केंद्र लिख लो और इसको पूरे को बॉक्स में बंद कर लो। दोनों बीकानेर में 2 जगह है भाई, पुगल और सावनिया। तो सोती सभ्य का सॉरी, कालीबंगा का उद्गम तो कहां से माना जाता है, सोती। कालीबंगा का पतन किससे माना जाता है, भूकंप। चलो आगे चलते हैं। पहले कौन से, पत्थर, फिर कौन सा, तांबा, फिर कौन सा, कांसा। अब लिख लो लोहा। और लोहे वाली सभ्यता को बोलते हैं वैदिक सभ्यता। क्योंकि वेदों से जानकारी मिलती है, इसलिए सभ्यता कौन सी होगी, वैदिक। लिख लो वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सभ्यता, केंद्र लिख लो सीधे, कोई ज्यादा बातें हैं नहीं, केवल केंद्र लिखने हैं। अभी देखो नया डिस्ट्रिक्ट बनाया था अनूपगढ़, तो ये उसी साइड में मिले हैं सारे, अनूपगढ़ में ही है सारी जगह। अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा, चक 64।
क्या क्या है बता दो, देखिए क्या क्या नाम है। अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा और चक चौसठ। क्या क्या नाम है? अनूपगढ़ वाला डेरा, सिंपल पूछेगा, अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा, चक चौसठ इत्यादि के अंदर कौन सी सभ्यता के? वैदिक सभ्यता। कौन से युग के? लोह युग। कोई बात नहीं इसके बारे में। अगला आ जाओ। भारत में बड़े बड़े राज्य बनने शुरू हुए थे, इसलिए उस काल का नाम है महाजनपद। क्या नाम है? चलो मैं यही बता देता हूँ आपको ना। एक बार क्वेश्चन भी पूछा, महाजनपदों की जानकारी 3 किताबों से मिलती है, जिनमें सारे के सारे भारत में 16 महाजनपद है। कितने महाजनपद है? 2 जैनों की किताब है, एक किताब का नाम है अंगुत्तर निकाय, एक किताब का नाम है खुद्दक निकाय। किसकी किताब है दोनों? बौद्धों की, सॉरी बौद्धों की। और एक जैनों की किताब, उसका नाम है भगवती सूत्र। तो भारत के 16 महाजनपदों की जानकारी कहां कहां से मिलती है? अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। 3 नाम लिखो आप तो, देखो अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय और भगवती सूत्र। फिर मैं बताता हूँ। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कोई दोबारा पूछ ले तो अपने को याद रहे। आगे लिख लो। इन पुस्तकों से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। These books provide information about 16 महाजनपद्स। कितने महाजनपदों की जानकारी मिलती है? 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। कौन कौन सी किताबें नाम बताओ? अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय, भगवती सूत्र जैनों की, अंगुत्तर निकाय खुद्दक निकाय दोनों किसके? बौद्ध। अपने कौन कौन से महाजनपद अपने राजस्थान में लगते थे, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। 1 नंबर लगा के लिखो, मत्स्य महाजनपद। 16 के 16 तो 3 किताबों में। कौन कौन सी किताबों में? अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय, और फिर अलग अलग किताबों में अलग अलग जिक्र भी है। जैसे अपने मत्स्य महाजनपद की जानकारी सबसे पुराने वेद से मिलती है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? लिखो। ऋग्वेद से इस महाजनपद की जानकारी मिलती है। ऋग्वेदा प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट दिस महाजनपद। ऋग्वेद से इस महाजनपद की जानकारी मिलती है। ऋग्वेदा प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट दिस महाजनपद। क्षेत्र लिख लो, कौन से क्षेत्र में महाजनपद था? लिखो एरिया, क्षेत्र, रीजन। ये अपने जयपुर में, अलवर में, भरतपुर में, इस पूरे में यही था। लिख लो जयपुर, अलवर, भरतपुर। राजधानी लिखो भाई, बड़ा राज्य था तो राजधानी रही होगी कोई। राजधानी थी इनकी विराटनगर। राजधानी कौन सी थी? विराटनगर। विराटनगर जयपुर में जगह पड़ती है। विराटनगर में पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था। पांडव कहां पर आके रहे थे अज्ञातवास में? विराट। इसलिए देखो मैंने बाणगंगा मेला पढ़ाया था। बाणगंगा मेला पढ़ाया था विराटनगर में। अर्जुन ने बाण मार के गंगा निकाल दी, इसलिए बाण। तो विराटनगर की जानकारी मिलती है महाभारत से। भाई पांडवों की जानकारी किससे? महाभारत। देख लो, महाभारत से विराटनगर की जानकारी मिलती है। महाभारत प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट विराटनगर। महाभारत से विराटनगर की जानकारी मिलती है। महाभारत प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट विराटनगर। एक इतिहासकार हुए अपने गोपीनाथ शर्मा। कौन इतिहासकार है? गोपीनाथ शर्मा कहते हैं भाई, महाभारत के युद्ध के बाद में ये महाजनपद बहुत शक्तिशाली हो गया था। बाकी वाले कमजोर हो गए। पांडवों वाला कमजोर हो गया, भगवान कृष्ण वाला कमजोर हो गया, तो ये वाला क्या हो गया? शक्तिशाली। ऐसा कौन कहते हैं?
देखो गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गोपीनाथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गोपीनाथ शर्मा, देखो महाभारत युद्ध के बाद, आफ्टर बैटल ऑफ महाभारत, महाभारत युद्ध के बाद, आफ्टर बैटल ऑफ महाभारत, महाभारत युद्ध के बाद, आफ्टर बैटल ऑफ महाभारत, यह महाजनपद शक्तिशाली हो गया था। दिस महाजनपद बिकेम पावरफुल, यह महाजनपद शक्तिशाली हो गया था। दिस महाजनपद बिकेम पावरफुल, पावरफुल होगा तो साम्राज्य का विस्तार होगा। तो इनकी साम्राज्य की सीमा उधर चली गई थी, आगे भरतपुर, धौलपुर, मध्य प्रदेश तक। आगे मध्य प्रदेश में एक महाजनपद था चेदी, कौन सा था? तो चेदियों ने इनको हरा दिया था, लिख लो। चेदी महाजनपद ने इस महाजनपद को हराया था। चेदी महाजनपद डिफीटेड दिस महाजनपद। तो मत्स्य महाजनपद वाले किससे हार गए थे? चेदी से। चेदी महाजनपद ने इस महाजनपद को हराया था। चेदी महाजनपद डिफीटेड दिस महाजनपद। कौन कथा शक्तिशाली हो गए थे? गोपीनाथ शर्मा। कौन से युद्ध के बाद? महाभारत, महाभारत के युद्ध के बाद। अगला लिखो, सूरसेन महाजनपद। सूरसेन महाजनपद। क्षेत्र लिखो, ये पूरा अपना इधर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। राजधानी लिख लो, मथुरा। अब देख लो, वैसे भी मथुरा राजधानी होगी तो उनका बेल्ट यही तो होगा, तो मथुरा के टच में ये इलाका लगेगा अपने। अगला महाजनपद लिखो, कुरु। कुरु महाजनपद। क्षेत्र लिखो, अलवर का उत्तरी भाग, नदन पार्ट ऑफ अलवर, अलवर का उत्तरी भाग। राजधानी लिखो, इंद्रप्रस्थ, जिसको आजकल आप दिल्ली कहते हो, इंद्रप्रस्थ। तो तीन बड़े महाजनपद राजस्थान में थे, बताओ कौन कौन से? मत्स्य, सूरसेन और कुरु। मत्स्य तो पूरा अपना ही था। मत्स्य की राजधानी कौन सी थी? विराटनगर। जिसकी जानकारी कहां मिलती है? महाभारत। कौन कहता है महाभारत के बाद शक्तिशाली हो गए थे? गोपीनाथ शर्मा। और शक्तिशाली हुए तो किससे हारे थे? चेदी। मध्य प्रदेश का महाजनपद था, उसका नाम क्या था? चेदी। अगला, अब भाई ये तो बड़े बड़े महाजनपद है। भारत में कितने महाजनपद है? तो महाजनपद रहे होंगे तो छोटे भी तो जनपद रहे होंगे भाई। आज भारत में यूपी, एमपी, राजस्थान है, तो गोवा, सिक्किम भी तो है ना? आज यदि बड़ा को जयपुर है, दुदू भी तो है, छोटा जिला भी तो है अपने आप के। ऐसा कौन सा जिला है जो इसका नाम उल्टा सीधा एक समान हो जाता है? छोटे टावर नहीं करते थे? ऐसी कौन सी भाषा है जो उल्टी सीधी एक समान है? मलयालम, है ना? तो वैसे अब दुदू भी और हम क्वेश्चन टावर बनाएंगे। तो अगला जनपद है, कुछ जनपद पढ़ लेते हैं, लिखो सीवी जनपद। क्षेत्र लिख लो, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। ये सीवी एक जाति थी, सिकंदर से हार गई थी पंजाब में, तो ये अपने इधर उदयपुर चित्तौड़गढ़ में आ गए थे। क्षेत्र लिखो, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। राजधानी लिखो, माध्यमिका। क्या माध्यमिका को आजकल कहते हैं नगरी? क्या कहते हैं? माध्यमिका या नगरी। चित्तौड़ में जगह पड़ती है।
इस जगह की खोज करने वाला कोई बंदा था, वो था कार्लाइल। पहले ये लिखो, माध्यमिका की जानकारी के स्रोत लिखो, माध्यमिका की जानकारी के स्रोत, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, कि माध्यमिका की जानकारी कहां कहां से मिलती है। बताओ कहां कहां से मिलती है। महाभारत, अष्टाध्यायी और अष्टाध्यायी किसकी बुक है? पाणिनि। महाभाष्य किसकी बुक है? दोनों संस्कृत की व्याकरण है। पतंजलि का नाम देखते ही योगा मत समझ लेना, है ना, क्योंकि पतंजलि आते अपने दिमाग में था पेट अंदर बाहर करना है। दोनों संस्कृत की व्याकरण है। संस्कृत की पुरानी व्याकरण लिखी थी अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के नोट्स जो तैयार किए थे उनका नाम है महाभाष्य। अष्टाध्यायी का छोटा रूप कौन सा है? महाभाष्य। ये तो किसने लिखा? पतंजलि। पाणिनि ने क्या लिखी? अष्टाध्यायी। और महाभारत तो है ही। इन तीनों किताबों से किसकी जानकारी मिलती है? माध्यमिका। माध्यमिका का दो या क्या का दो? नगरी। ये 2016 के प्री का क्वेश्चन है। महाभारत तथा महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? माध्यमिका। माध्यमिका, महाभारत, महाभाष्य, एम एम एम, याद रह जाएगा सब। अब ये अपनी पुरानी किताबों में चीजें थी। मैंने आज सबसे पहले एक लाइन लिखवाई आपको, राजस्थान में पुरातत्व की खोज करने वाला बंदा कौन था? कार्लाइल। तो कार्लाइल ने जब अपनी किताबें पढ़ी ना, तो उसके बार बार आता है कि माध्यमिका का नाम लिखा आता है महाभारत में, माध्यमिका का नाम लिखा था अष्टाध्यायी में, माध्यमिका का नाम लिखा था महाभाष्य। उसने कहा ये जगह है कौन सी? उसने सबसे पहली बार बताया था कि नगरी तुम्हारी क्या थी? माध्यमिका। तो माध्यमिका की खोज करने वाला कौन है? देख लो, कार्लाइल ने माध्यमिका की खोज की थी। कार्लाइल डिस्कवर्ड माध्यमिका। कार्लाइल ने माध्यमिका की खोज की थी। कार्लाइल डिस्कवर्ड माध्यमिका। कार्लाइल ने माध्यमिका की खोज की थी। कार्लाइल डिस्कवर्ड माध्यमिका। उत्खनन करता लिखो अब, एक्सकेवेटर। बी आर भंडारकर और के बी सौंदरराजन। कौन कौन है? दो बताओ देखे। बी आर भंडारकर और के बी सौंदर। अच्छा, माध्यमिका का जब उत्खनन होता है तो पता चलता है यहाँ पे जैन धर्म के लोग भी रहते थे, बौद्ध धर्म के लोग भी रहते थे, और वैष्णव। वैष्णव मतलब विष्णु भगवान को मानने वाले। लिख लो, यह जैन, बौद्ध तथा वैष्णव धर्मों का केंद्र था। इट वॉज सेंटर ऑफ जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड वैष्णव रिलीजन। यह जैन, बौद्ध तथा वैष्णव धर्मों का केंद्र था। इट वॉज सेंटर ऑफ जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड वैष्णव रिलीजन। जैन, बौद्ध तथा विष्णु धर्मों का केंद्र था। वैष्णव। अब लिखो साक्ष्य, एविडेंसेस, क्या क्या मिलते हैं अपने को। एक बहुत पुराना कोई विष्णु मंदिर टाइप का, जिसमें छतवत कुछ ही नहीं, खुला विष्णु मंदिर ही बोलते हैं उसको। लिखो, खुला विष्णु मंदिर, ओपन विष्णु टेम्पल। खुला विष्णु मंदिर राजस्थान के प्राचीनतम मंदिरों में से एक मंदिर है, खुला विष्णु मंदिर, ओपन विष्णु टेम्पल। एक गुप्तों के टाइम का शिव मंदिर बना हुआ। लिखो, गुप्तकालीन शिव मंदिर, शिव टेम्पल ऑफ गुप्ता एरा। गुप्तकालीन शिव मंदिर, शिव टेम्पल ऑफ गुप्ता एरा।
गुप्तकालीन शिव मंदिर। एक मैं देखो बताता हूँ, लेकिन आज कुछ कुएं मिलते हैं, गड्ढा खोदा, गड्ढा खोद के मिट्टी की थोड़े सेल टाइट सी मिट्टी होती है, उसकी कुछ चक्र बनाते हैं ये लोग, जो सर्किल से बनाते हैं, गोल गोल रिंग बनाते हैं। गड्ढा खोदा, गड्ढे में एक रिंग अंदर डाल दी, फिर उसके ऊपर रिंग, फिर उसके ऊपर रिंग, फिर उसके ऊपर, ये रिंग रिंग वाला एक कुआ बनाते हैं। इसको इंग्लिश में तो बोलते हैं रिंग वेल है। क्या बोलते हैं? अपने हिंदी वाले इसको कहते हैं चक्रदार कुएं। कौन से कुएं बोलते हैं? अच्छा, ये डस्टबिन थे उनके, कि अब मान लो कभी सफाई करनी है तो रिंग बाहर निकाली, सफाई कर ली उसकी, वापस रिंग डाल दी, वापस वो खड्डा तैयार हो गया उनका, ताकि सफाई करना इजी हो जाए। तो ऐसे कुओं को क्या बोलते थे? लिख लो, चक्रदार कुएं, रिंग वेल्स। चक्रदार कुएं, रिंग वेल्स। अगला लिखो, अगला जनपद लिखो। मालव जनपद। मालव जनपद। क्षेत्र लिखो। ये टोंक और जयपुर वाला जो अपना इलाका है, इसको क्या बोलते थे? मालव। मालव जाति थी पंजाब की एक। मालव पंजाब में रहते, इसलिए पंजाब में मालवा है। मालवा कहां पर है? पंजाब। कहां रहते थे वो? पंजाब, इसलिए पंजाब में क्या है? मालवा। फिर वो सिकंदर से हार के आ गए थे राजस्थान, टोंक जयपुर, इसलिए अपने वाला भी मालवा है। फिर यहां से एक ब्रांच चली गई मध्य प्रदेश, इसलिए मध्य प्रदेश में भी मालवा है। इसलिए पंजाब में मालवा है, एमपी में मालवा है, अपने वाले मालवा को अपने क्या बोलने लगे? बाकी है एक ही बात है, मालव जाति रहती है, इसलिए इसका नाम क्या? मालवा है। तो मालव जनपद कौन से क्षेत्र हो गया? टोंक और जयपुर। राजधानी लिखो, नगर। उसकी नगरी और इसकी कौन सी है? नगर। टोंक में जगह पड़ती है नगर। यहाँ नगर से कार्लाइल था ना, कार्लाइल, अभी हम नाम पढ़ रहे हैं। कार्लाइल को इस जनपद के 6,000 सिक्के मिले थे। कितने हजार सिक्के मिले? सबसे अधिक सिक्के यदि किसी जनपद के मिले हैं तो कौन से जनपद के? मालव जनपद। किसको मिले थे? कहां से मिले थे? नगर से। लिख लो, कार्लाइल को नगर से इस जनपद के 6,000 सिक्के मिले थे। कार्लाइल कलेक्टेड 6,000 कॉइन्स ऑफ दिस जनपद फ्रॉम नगर। कार्लाइल को नगर से इस जनपद के 6,000 सिक्के मिले थे। कार्लाइल कलेक्टेड 6,000 कॉइन्स ऑफ दिस जनपद फ्रॉम नगर। कार्लाइल को नगर से इस जनपद के 6,000 सिक्के मिले थे। कार्लाइल कलेक्टेड 6,000 coins of this जनपद फ्रॉम नगर। एक नगर की सभ्यता नहीं, वो शहरों में नहीं मिली, गांव में ज्यादा मिली है। खेड़े बोलते हैं गांव को, तो मालव जनपद की सभ्यता को क्या बोलते हैं? खेड़ा सभ्यता। देख लो, इस जनपद की सभ्यता को खेड़ा सभ्यता कहा जाता है। सिविलाइजेशन ऑफ दिस जनपद इज नोन एज खेड़ा सिविलाइजेशन। इस जनपद की सभ्यता को खेड़ा सभ्यता कहा जाता है। सिविलाइजेशन ऑफ दिस जनपद इज नोन एज खेड़ा सिविलाइजेशन। क्या कहते हैं इस जनपद की सभ्यता को? खेड़ा। अगला लिखो, योद्धे। ये कुछ बातें तो आपको विजय सियाग सर ने भी बताई होगी, है ना? योद्धे, ये सब नाम बताए होंगे। योद्धे जनपद। क्षेत्र लिखो, गंगानगर, हनुमानगढ़। उधर पंजाब में एक शक्ति थी अपने, उनका नाम था कुषाण। कौन थे? तो इन्होंने किसको हरा दिया था? कुषाणों को, और इनकी उपाधि थी वीर। देख लो, इस जनपद ने कुषाणों को हराया था। दिस जनपद डिफीटेड कुषाण्स। इस जनपद ने कुषाणों को हराया था। दिस जनपद डिफीटेड कुषाण्स। उपाधि लिख लो, योद्धे। योद्धे जाति है, योद्धे जाति की उपाधि क्या थी? वीर। लिख लो, टाइटल, उपाधि, वीर। योद्धियों की उपाधि क्या थी? वीर। अगला लिखो, सालवा जनपद।
साल्व जनपद। क्षेत्र लिखो अलवर। साल्व जनपद का क्षेत्र कौन सा था? अब देखो पहला महाजनपद कौन सा पड़ा? मत्स्य, वो भी अलवर में। साल्व भी कहां पर? अलवर। इनमें पंगा चलता रहता था, लिख लो। इस जनपद का मत्स्य महाजनपद से सीमा विवाद था। देयर वाज ए बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन दिस जनपद एंड मत्स्य महाजनपद। इस जनपद का मत्स्य महाजनपद से सीमा विवाद था। देयर वाज ए बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन दिस जनपद एंड मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद से सीमा विवाद था। अगला लिखो राजन्य जनपद। राजन्य जनपद। अगला कौन सा है? क्षेत्र लिखो भरतपुर। इनमें आपको ज्यादा बातें नहीं, लिखो क्षेत्र भरतपुर। लास्ट लिखो अर्जुनायन जनपद। ये 23 जनपद थे अपने। अर्जुनायन क्षेत्र लिख लो सीकर अलवर भरतपुर। सीकर का नीम का थाना वाला जो बेल्ट है अपना, सीकर अलवर भरतपुर। अब देखो एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको। अर्जुन के वंशजों का था अर्जुनायन। अर्जुन था महाभारत वाला अर्जुन। अर्जुन के जो वंशज थे उनका जनपद कौन सा हुआ? अर्जुनायन। ये पहले पंजाब में रहते थे। कहां रहते थे? पंजाब। ये 3 जातियां अपने पंजाब से आई थी, सिवी, मालव, अर्जुनायन। कौन कौन से? सिवी, मालव। तीनों सिकंदर से हार के आए थे। सिकंदर से हार के सिवी चले गए चित्तौड़गढ़ उदयपुर। सिकंदर से हार के मालव आ गए टोंक और जयपुर। सिकंदर से हार के ये अर्जुनायन आ गए सीकर अलवर और भरतपुर। सीकर वाले जो अर्जुनायन थे, इनके अंदर एक बंदा हुआ, उसका नाम था तंवर। क्या नाम था? इसलिए उसके नाम पर इस इलाके का नाम हुआ तंवरावाटी। क्या हुआ? तंवरावाटी। तंवरावाटी तंवरावाटी करते करते हम हो गए तोरावाटी। तो आप पढ़ते हो कांतिल नदी के पाट वाला हिस्सा तोरावाटी है। आज मैंने भाषाओं में तोरावाटी लिखवाई। ये तोरावाटी नहीं है, वास्तव में क्या है? तंवरावाटी। तंवरावाटी नहीं है, वास्तव में क्या है? अर्जुनायन। क्या है? अर्जुन के वंशज इसलिए क्या हो गए? अर्जुनायन। उनमें एक हुआ तंवर, इसलिए क्या हो गया? तंवरावाटी। तंवरावाटी तंवरावाटी अपभ्रंश होता होता क्या हो गया? पानी पियो फटाफट, फिर एक सेक्शन और लेंगे, जल्दी से पियो।